च्युइंगम इज़ वेरी गुड इफ इट्स शुगरलेस गम है तो बहुत ही अच्छा है। गम से क्या होता है, जैसे भी आप कुछ भी मुंह में रखते हो तो सलाइवा फ्लो हो जाता है, राइट। सलाइवा इज़ वेरी गुड। सलाइवा का फ्लो जितना अच्छा रहेगा अच्छा। उतना आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इवन फ्रेश फ्रूट जूस इज नॉट हेल्दी फॉर योर टीथ। इनडायरेक्टली इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प बिकॉज पीते हो तो उसमें विटामिन सी का काफ़ी मात्रा रहती है, तो उसके हिसाब से आपको अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप पीने के बाद कुल्ले नहीं करते और पानी नहीं पीते हो तो वो दांतों पे रहता है और उससे बैक्टीरिया अट्रैक्ट होता है और प्लाक जमा होती है दांत पे और उससे कैविटीज होती है। ब्रश कितनी बार करना चाहिए? मिनिमम 2 टाइम्स। जो खाना खाते हो उसमें प्लाक होना 4 घंटे में शुरू हो जाता है। फिर प्लाक में बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर बैक्टीरिया अपना टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, फिर टॉक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो ये सब होने में 20 से 22 घंटे लगते हैं। आपकी डेंटल हेल्थ ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज़्यादा असर करती है। आपके टीथ, गम्स, टंग कितनी हेल्दी है वो बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि उससे आपके बाकी के ऑर्गन्स को और ओवरऑल हेल्थ को असर पड़ता है। ये पूरे पॉडकास्ट में हमने बात करी है कि कैसे आप अपनी डेंटल हेल्थ को, अपने अगर टीथ इश्यू है, कैविटी के इश्यूज है, ब्लीडिंग गम्स है, गम रिलेटेड कोई और कंडीशन है या कोई भी डेंटल इश्यू है, कैसे उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने 4 इंपॉर्टेंट रूल के बारे में बात करी है। आई फील वो घर घर तक पहुंचना चाहिए। अगर वो रूल को फॉलो किया तो जिंदगी भर आपको कोई इश्यू नहीं होगा। इतने पावरफुल रूल्स है। बच्चों के लिए कौन सी चीजों का ख्याल रखना, कब ब्रश करवाना शुरू करवाना चाहिए बच्चों को, इवन कुछ ऐसी बातें भी हमने करी है जो कॉमनली लोगों को लगता है कि ये तो चलेगा, डाइट में क्या चेंजेस और कौन सी चीज़ें अवॉइड करना, सब कुछ हमने बात करी है। एंड आई एम श्योर कि इसमें इतने सारे इंसाइट्स आपको मिलने वाले हैं। एक नोटपैड और पेन लेकर बैठिएगा, बिकॉज बहुत सारे लर्निंग है इस पॉडकास्ट से। क्योंकि इस पॉडकास्ट में जो स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं वो है डॉक्टर उदय शाह। यस, डॉक्टर उदय शाह जो LA US में रहते हैं और वो बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटी डेंटिस्ट है। 40 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। हजारों पेशेंट्स को वो ट्रीट कर चुके हैं। डेंटिस्ट्री उनका पैशन है। उनको डेंटल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ का एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा उनको उससे खुशी मिलती है। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू हैव हिम ऑन द शो। मेक श्योर करिएगा इस पॉडकास्ट को मैक्सिमम लोगों के साथ आप शेयर करें, बिकॉज ये घर घर तक पहुंचने वाली चीज़ है जो आपको और अपने आसपास के लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आपने अब तक फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक ना किया हो, अभी कर लीजिएगा। आप इसे एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर उदय शाह, आपने वक्त निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि पहली बार पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं। क्या बात है, बट आपने इतनी सेवा दी है लोगों को अपने एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस के माध्यम से। आई नो कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले। पहला तो मेरा सवाल यही है कि दांत क्यों इम्पोर्टेंट है, टीथ का क्या काम है, क्या रोल है? शिवांगी जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका पॉडकास्ट, आपकी वीडियोस यूट्यूब पे काफ़ी देखी है मैंने, और आप जिस तरह से सिंप्लीफाइड करके पब्लिक को समझाते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं भी उसी तरह से इस पॉडकास्ट में जितना सिंप्लीफाइड हो सके इतना मैं सिंप्लीफाई करूँगा। तो सबसे पहले आपके प्रश्न का उत्तर मैं प्रश्न से पूछ के आपको दूंगा। अच्छा, तो आप बताओ कि 50 साल के बाद आप क्या करती होंगी, आपको मालूम है? शायद आपकी तरह कुछ लोगों से बात कर रही होंगी। 25 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, चाहे कोई भी आदमी यंग हो या ओल्ड हो, हेल्थ वाइज बीमार हो या हेल्दी हो, काला हो गोरा हो, कुछ भी हो, सब के सब लोग को खाना तो खाना है, 3 बार, 2 से 3 बार खाना है। और खाना खाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए आपके हेल्दी दांत। करेक्ट। सो आपका उत्तर मैं बताऊं तो, आपका प्रश्न का उत्तर मैं बताऊं तो सबसे पहले दांतों का इम्पोर्टेंस है फूड को चबाना। एंड सिंप्लीफाइड वे अगर मैं बताऊं तो
किसको खाना पसंद नहीं है, मैंने आज तक मेरी लाइफ में कभी देखा नहीं कि किसको खाना पसंद नहीं है। सबको खाना तो बहुत पसंद है। एवरीबडी लाइक्स द फूड नो वेरी मच। वेरी एक ट्रू। एक ये है। दूसरा हमारी पर्सनालिटी। जो अच्छे दांत वाले लोग स्माइल करते हैं वो हमें पसंद आते हैं, उसका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा रहता है। फोनेटिक्स जो हम बोलते हैं उसमें भी दांतों का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो दीज आर द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द टीथ। दांतों का काम है ये। आपने जितने लोगों को अब तक देखा है, इतने हज़ारों लोगों को देखा है, उसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम कौन सा आता है दांतों को, गम्स को लेकर? मैं इंडिया की बात करूं तो गम्स का प्रॉब्लम ज़्यादा है, और अमेरिका की बात करूं तो मैं वहाँ प्रैक्टिस करता हूं तो लोगों को दांत का जो कैविटीज़ है, दांत का सड़ा जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा वहाँ पे है, यहाँ से ज़्यादा। हाँ, ऐसा क्यों? बिकॉज द फूड हैबिट्स, वहाँ के लोग जो खाना खाने की जो हैबिट है, वो खाना खाने के बाद पानी नहीं पीते हैं। खाना खाने के बाद शुगर कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो लोग डिज़र्ट लेते हैं खाना खाने के बाद। उसकी वजह से उसके दांतों में सड़ा ज़्यादा हो रहा है। क्या पानी के बदले वो लोग कोक या डाइट कोक या सोडा ले लेते हैं, वो भी एक वजह है? वो भी काफ़ी ज़रूरी है कि अगर आप पानी पियो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पानी से वॉश आउट इफेक्ट रहती है। और शुगर वाला कोई भी ड्रिंक लो, अगर आप ये सोडा लो या कोई भी ड्रिंक, जूस, इवन जूस भी आप पीते हो तो इसमें शुगर और एसिड दोनों आता है, तो दोनों दांतों को नुकसान करता है। सो जूस मतलब जो पैकेज जूस आते हैं, इवन फ्रूट जूस आते हैं। फ्रूट जूस, इवन फ्रेश फ्रूट जूस इज़ नॉट हेल्दी फॉर योर टीथ। हाँ, जैसे ऑरेंज जूस घर पे बनाकर पिया, वो भी आपके दांतों को दांतों के नेगेटिवली। लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्टली इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प, बिकॉज जब आप पीते हो तो उसमें विटामिन सी का काफ़ी मात्रा रहती है, तो उसके हिसाब से आपको अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप पीने के बाद कुल्ले नहीं करते और पानी नहीं पीते हो आप, तो आपका जो वो है वो दांतों पे रहता है, और उससे बैक्टीरिया अटैक होता है, और प्लाक जमा होती है दांत पे, और उससे कैविटीज़ होती है। दिस इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत हेल्दी है, और वो सोचते हैं कि जूस ही पिया है तो उसके ऊपर पानी पीने की क्या ज़रूरत है। राइट। बट आई थिंक फ्रूट जूस कोई भी लेता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रूट जूस भी अगर कोई लेता है, वैसे फ्रूट जूस अवॉइड करके होल फ्रूट खाना ही अच्छा है, बट कभी कभार अगर लिया तो पानी ज़रूर पिए। वेजिटेबल जूस चलेगा। वेजिटेबल जूस में भी कार्बोहाइड्रेट तो रहते हैं, तो कोई भी खाना अगर खाओ तो आपको पानी तो पीना ही है, या तो कुल्ले करना है। ओके, गॉट इट। कैविटी की अभी हमने बात करी, हम्म। तो एक कोई भी ऐसा इंसान जिसका कोई नॉलेज नहीं है इसको लेकर, अगर आसान भाषा में समझाना चाहे कि कैविटी का मतलब क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करे कि मुझे कैविटी है? दांत का सड़ा जिसको बोलते हैं, हम्म और हम टेक्निकल टर्म में बोले तो वो इट्स ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द टीथ। दांतों का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जैसे लंग्स में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन में हो सकता है, उसी तरह दांतों का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको दांतों का सड़ा या तो कैविटीज़ बोलते हैं, और हमारी टेक्निकल भाषा में उसको कैरीज कहते हैं। तो जो ये दांतों का सड़ा है, अगर हो गया तो किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि मोस्टली वो दांतों के बीच में रहता है। तो आपको अगर आइडेंटिफाई करना है, कि डायग्नोसिस करवाना है, तो डेंटिस्ट के पास जाके ही करवा सकते हो, क्योंकि वो एक्सरे लेगा और एक्सरे में वो दिखाई देगा। ओके, मतलब बाहर हम आंखों से नहीं देख सकते आंखों हैं से इतना। देख सकते हैं, अगर ऊपर का जो चबाने की सरफेस है दांत की, अगर उसमें कैविटी है तो आपको ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा। ओके लेकिन पीछे के दांतों में कभी कभी अंधेरा होता है, दिखाई नहीं देता है। अगर फ्लैश लाइट टॉर्च लगा के देखो तो हो सकता है, तो ऊपर वाले दांत में अच्छी तरह से नहीं दिखता है। तो बेटर वे तो यही है कि आप दांतों के डॉक्टर के पास जाओ और अपना चेकअप करवा लो, वो एक्सरे लेके, और क्लिनिकल डायग्नोसिस, क्लिनिकल चेकअप करके, आपका दोनों को मिक्स करके आपका पूरा डायग्नोसिस करेंगे। गॉट इट। और कैविटी की वजह क्या है? टॉप 3 रीजंस अगर बताए। मैं थोड़ा स्विच करूं। हाँ, डेफिनेटली। मेरा एक बहुत ही अच्छा ये थिंकिंग है कि अगर आपको समझ में आता है तो आप पूरी लाइफ कैविटीज़ फ्री, गम डिजीज़ फ्री रह सकते हो। अच्छा, पॉसिबल है कैविटी फ्री रहना? यू कैन बी। आप अच्छी तरह से हेल्दी माउथ रख सकते हो पूरी लाइफ के लिए। उसके लिए आपकी समझ होनी चाहिए, और समझ ये है कि सबसे पहले समझो कि
कैविटीज़ किससे होती है और गम डिजीज़ किससे होता है, तो वो बैक्टीरिया से होता है। अच्छा। बैक्टीरिया इज़ द कोज ऑफ गम डिजीज़ एंड कैविटी। दोनों के दोनों डिजीज़, ये मेन डिजीज़ है, मुंह के जो मेन डिजीज़ है और तीसरा कैंसर है। तो ये दोनों मेन डिजीज़ है वो बैक्टीरिया से होते हैं। तो अगर आपको मालूम है कि बैक्टीरिया कर रहा है तो आप समझो कि बैक्टीरिया का हैंड अपर है, हमारा हैंड नीचे है। उस पूरी सिचुएशन को हमें पलटना है और हमारा हैंड्स अपर करना है। वो वेरी इजी है। व्हाई? बिकॉज बैक्टीरिया के पास दिमाग नहीं है, हमारे पास दिमाग है। उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो हम हमारा दिमाग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम हमारा हैंड्स अपर कर सकते हैं इजीली। तो उसके लिए क्या जानना चाहिए हमें पहले, कि अगर किसी को भी कंट्रोल करना है तो हमें उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए। तो बैक्टीरिया की स्ट्रेंथ क्या है वो समझते हैं। बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेंथ है और दोनों स्ट्रेंथ जो है वो वायरस की भी वही है स्ट्रेंथ, और उसी स्ट्रेंथ ने उसने पूरे वर्ल्ड को नी पे रख दिया था कोविड के टाइम पे। आपको मालूम है पूरी की पूरी दुनिया उसमें डूब गई थी कोरोना वायरस में। तो जो बैक्टीरिया उसके 2 स्ट्रेंथ है, एक तो वो दिखते नहीं है। अगर दुश्मन हमें दिखता नहीं है तो कैन वी शूट द एनिमी? नो। कहाँ पे शूट करेंगे? उसी तरह से जब आप ब्रश करते हो तो आपको मालूम है कि बैक्टीरिया निकल गया कि नहीं, क्योंकि दिखता नहीं है तो मालूम नहीं है। और दूसरी उसकी जो है स्ट्रेंथ वो है मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी फास्ट। तो मैं समझाने के लिए आपको बताऊं तो जो ह्यूमन चाइल्ड है उसका प्रोडक्शन करना है तो कितने 9 महीने लगते हैं, और बैक्टीरिया को एक बैक्टीरियम में से दूसरे बैक्टीरियम बनाने में, स्प्लिट होने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। इनक्रेडिबल, सिर्फ 5 मिनट में। तो आप समझो कि कितने झड़प से उसका ग्रोथ होता है। तो अगर कोई आदमी 1 मिलियन बैक्टीरिया मुंह में लेके सोता है तो सुबह उठते उसके पास बिलियन से ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाता है। तो समझो कितना मुश्किल हो गया उसके मुंह में हेल्दी रखने के लिए। तो ये दोनों फैक्टर जो है उसके स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ के हिसाब से मैंने अपने 4 रूल्स बनाए। अच्छा, 4 रूल्स जो डेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। 4 रूल्स अगर सब लोग फॉलो करेंगे तो आपका मुंह पूरी लाइफ के लिए हेल्दी रहेगा। ये इतने सिंपल है कि हर कोई, उसमें खर्चा भी नहीं है, हर कोई लोग उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, चारों रूल्स का फॉलो कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि नोट पेन ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि आई एम श्योर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आने वाला है। तो सबसे पहला रूल है कि आपको बैक्टीरिया को खाना नहीं देना है, क्योंकि अगर खाना खाएंगे बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा और ग्रोथ के बाद वो हमारी टिश्यू को डैमेज करेंगे। तो कैसे खाना नहीं देंगे? तो खाना नहीं देने के लिए हमें कुछ भी खाओ, चाहे वो सॉलिड फूड हो या लिक्विड। तो आपने जूस बताया था, जूस के बाद पानी पीना चाहिए। बेटर येट, उससे अच्छा ये है कि आप कुल्ले कर लो, क्योंकि जब खाना चबाते हो तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हो जाते हैं खाने के, और वो दांतों और मसूड़ों पे चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? बिकॉज ऑफ द सलाइवा। सलाइवा जो हमारा है वो थोड़ा स्टिकी रहता है, तो वो फूड पार्टिकल्स को होल्ड करता है। और 4 घंटे में अगर फूड पार्टिकल्स, सलाइवा और बैक्टीरिया तीनों मिलके जो फिल्म बनाते हैं उसको प्लाक कहते हैं। प्लाक तो आपने सुना होगा नाम। तो वो प्लाक जो ट्रांसपेरेंट फिल्म दांतों पे जम जाती है, फिर कुल्ले करने से नहीं निकलेगा, उसको ब्रश या फ्लोस ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप खाना खाने के बाद अगर आप कुल्ले कर लो तो जो लूज फूड पार्टिकल्स है वो सब निकल जाएंगे। ओके। और वो कुल्ले करने का तरीका सही क्या होगा? कितने सेकंड करना चाहिए? माउथ वॉश का यूज़ करना या नहीं करना? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि काफ़ी लोग कुल्ले करने के लिए या तो माउथ वॉश करते हैं या तो कप लेते हैं। मैं सबसे सिंपल तरीका बताऊं, हाथ में पानी लेके बस ऐसा करके कुल्ला करना है। क्योंकि अगर आप कप रखोगे, 100 कप्स रख दिया आपने, 100 कप्स खलास हो गए तो आप क्या करोगे? कप नहीं है तो मैं कप लाऊंगा तब कुल्ले करूंगा। और कप लाने में काफ़ी दिन बीत जाते हैं और फिर हैबिट छूट जाती है। तो आपको सिंप्लीफाइड करके कुल्ले करना है। कभी कभी ऐसी जगह भी होती है कि वहाँ हमें
सिंक नहीं होता है, आई मीन बेसिन नहीं होता है, कुल्ले करने की जगह नहीं, तो कोई बात नहीं, पानी तो है, पानी मुंह में भर के थोड़ा स्विच अराउंड करके उसको पी जाओ, पी जाओ। क्योंकि वही पानी आपको पीना है, वही फूड पार्टिकल्स आपके स्टमक में जाना है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। करेक्ट करेक्ट। सो कितने सेकंड करना चाहिए आइडियली? तो आपको 5 सेकंड 2 बार करने हैं। ओके। और अगर सिंक के सामने हो आप, तो मोस्ट ऑफ द सिंक्स आर इधर वाइट और लाइट ब्राउन, तो जब तक आपका मुंह से फूड के पार्टिकल्स निकलते रहे तब तक आप कुल्ले करते रहो। ओके। दैट इज़ अ नॉर्म। और कुल्ले करने से क्या होता है कि जब हम खाना चबाते हैं और उसको स्वॉलो करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल्स स्वॉलो नहीं होते, क्योंकि उसकी जो स्वॉलोइंग फोर्सेस है, वो स्वॉलोइंग फोर्स उसको पुश नहीं करते स्टमक में, उसके लिए एडिशनल एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो एडिशनल एक्स्ट्रा फोर्स है पानी का। पानी मुंह में डाल के जैसे स्विच राउंड करते हैं तो लूज पार्टिकल्स वहाँ से निकल जाते हैं, तो आपका मुंह क्लीन हो जाता है। अगर मुंह क्लीन हो गया तो न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो बैक्टीरिया नहीं रहेगा, फूड पार्टिकल्स नहीं रहेगा, तो उसका ग्रोथ नहीं होगा, तो कोई नहीं होगा। ये रूल नंबर 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने पेशेंट को 4 रूल समझाता हूँ, उसको बोलता हूँ कि आप बाद में आपकी मैं टेस्ट लूँगा, आपको ऑल 4 रूल्स करेक्ट देने हैं, अगर नहीं दोगे तो मैं फिर से बताऊँगा सब। क्या बात है। सो मैंने समझ लिया, पहला है कि बैक्टीरिया को फीड मत करो, मतलब कि आप जो खा रहे हो उसके बाद कुल्ला ज़रूर कर लीजिए, 5 सेकंड 2 बार कर लिया, इनफ है। अब आप याद कैसे रखोगे, उसका भी मेरा साइंस है। याद करने के लिए आपको क्या करना है, तो मैं प्रश्न पूछता हूँ पेशेंट को कि आप बाथरूम जाने के बाद हाथ धोते हो, तो हाथ धोने के लिए क्या आपको रिमाइंड करना पड़ता है अपनी जात को, या तो बड़ी बड़ी साइन रखनी पड़ती है, तो कैसे आप करते हो? बोलते थे हैबिट है। तो जिस तरह आपने वो हैबिट बनाई, उसी तरह से इस हैबिट को भी आप क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे करना है, तो आप जहाँ भी खाना खाते हो उसके ऊपर स्टिकी नोट रख दो, कुल्ले करो 3-4 जगह पे रख दो। और अगर आप 30 दिन के लिए अगर इसका प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो हैबिट बन जाता है। क्या बात है। आई थिंक ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि छोटा बच्चा है तभी से ये सिखा दे। हाँ, सिखा। हाथ धोना मम्मी क्या करती है, बेटा हाथ धोया कि नहीं, बेटा हाथ धोया कि नहीं, उसके पीछे पड़ती रहती है। तो जब ये बच्चे, मम्मी उसके पीछे या डैडी उसके पीछे पड़े रहते हैं, उसकी हैबिट बन जाती है। मैं उसको ऑटो पायलट बोलता हूँ। जैसे ये ऑटो पायलट बन गया तो हमें एफर्टलेसली वो होता है। तो मेरा क्या है कि मैं खाना खाने के बाद मेरे पाँव ऑटोमेटिकली सिंक की ओर चले जाते, दिमाग लगाने नहीं पड़ता है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज़ यूजिंग। सो व्हेन आप अगर किसी चीज़ का रिपीटेडली प्रैक्टिस करते रहो तो कॉन्शियस माइंड से वो सबकॉन्शियस माइंड में पुश हो जाता है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, सबकॉन्शियस माइंड अपने आप कर लेता है। क्या बात है। तो दैट्स रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 इज़ आपको अच्छी तरह से आपको सीखना है कि ब्रश कैसे किया जाए। तो उसके लिए मेरा QR कोड है, मैं आपको दे दूंगा, तो आप लगा सकते हो। उसमें मेरी दोनों वीडियो है, साइंटिफिक वे ऑफ ब्रशिंग एंड साइंटिफिक वे ऑफ फ्लॉसिंग। तो ब्रश का एंगल क्या रखना है, कैसी तरह से घुमाना है, इलेक्ट्रिकल टूथब्रश कैसे इस्तेमाल करना है, सब वो वीडियो में है। तो आप देख सकते हो। तो क्या है कि बैक्टीरिया हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो जब ब्रश करते हैं तो पता नहीं चलता बैक्टीरिया निकले कि नहीं, लेकिन अगर आप उस साइंटिफिक वे से उसको ब्रशिंग करते हो तो आप 100% सिक्योर रह सकते हो कि बैक्टीरिया निकल गया। ओके। दैट इज़। उसमें कोई टिप्स अगर आप देना चाहे, सिर्फ ऐसे ही वीडियो हम ज़रूर देखेंगे, चाहे तो हम ट्राई करेंगे इसी में ऐड हो जाए, बट कोई ऐसी मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी चाहिए ब्रशिंग में? ब्रशिंग में मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन आई मीन काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो आपको सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है। ओके। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी करना है। तो काफ़ी लोग अच्छा। मुझे पेशेंट पूछते हैं कि वाई इलेक्ट्रिक टूथब्रश। प्रॉब्लम नहीं है तो भी इलेक्ट्रिक? हाँ, तो भी इलेक्ट्रिक टूथब्रश, क्योंकि हमें प्रॉब्लम नहीं आने देना है, इसके लिए करना है, मेंटेनेंस के लिए करना है। इलेक्ट्रिक टूथब्रश क्या करता है कि सबसे पहला इलेक्ट्रिक टूथब्रश 1954 में आया मार्केट में। तो कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 46-47 ईयर्स हो गए। तो इतने सालों में कितने वर्जन बदल गए होंगे, कितना रिसर्च उसके पीछे लगा होगा। तो वो जो है वो मैकेनिकल डिवाइस है। वो मैं ऐसे समझाता हूँ पेशेंट को कि अगर 10 आदमी हम रैंडमली सेलेक्ट करें, उसको पेपर और पेंसिल दो और उसको बोलो कि मिकी माउस ड्रॉ करे, तो क्या आएगा? 10 डिफरेंट वर्जन, राइट? कभी कभी तो मिकी माउस जैसा भी नहीं लगेगा, मैं ड्रॉ करूँगा तो मिकी माउस जैसा नहीं लगेगा। तो
उसी 10 आदमी को अगर आप मैनुअल टूथब्रश के उसको बताओ कि ब्रशिंग करोगे तो 10 डिफरेंट टेक्निक होगी और काफ़ी टेक्निक उसमें से गलत होगी। लेकिन वही 10 आदमी को अगर आप रबर स्टैम्प दोगे किसका, मिकी माउस का, तो क्या होगा, ऑल सभी से। 10 मिकी माउस लुक द सेम। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल टूथब्रश इज एन रबर स्टैम्प फॉर ब्रशिंग। वाह। तो अगर आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश इस्तेमाल करते हो तो सब आपको पकड़ना ही है उसके दांतों के ऊपर, बाकी का काम ब्रश खुद कर लेगा आपको। गॉट इट। तो प्लाक को रिमूव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इलेक्ट्रिक टूथब्रश का। वो महंगा आता है? महंगा आता है, यस, और जल्दी ख़राब भी हो जाता है। उसके लिए भी मैंने अपना रास्ता निकाला है। ओके। टूथब्रश कंपनी वाले कभी आपको नहीं बताएंगे कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल करना है, अच्छा। क्योंकि उसमें गियर्स आते हैं। ब्रश में गियर्स आते हैं, उसके जो बेस है उसमें भी गियर्स आते हैं। तो टूथपेस्ट अंदर जा जा के धीरे धीरे से उसके हेड को जाम कर देती है। तो हेड खलास हो गया तो फेंक दो, दूसरा हेड लगा दो। लेकिन वो टूथपेस्ट अंदर ज़्यादा जाके उसका जो मेन गियर्स है उसमें भी जाती हुई इलेक्ट्रिक टूथब्रश ख़राब हो गया तो क्या बोलते हैं, फेंक दो, दूसरा ले लो। तो सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए अच्छा ये है कि उसको आप कभी भी टूथपेस्ट के साथ इस्तेमाल मत करो। ओके। सिर्फ पानी से इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि हमारा पर्पस है प्लाक को निकालना। अच्छा। टूथपेस्ट का मतलब है कि आपको माउथ को फ्रेशन करना है। तो आप मैनुअल टूथब्रश लेके आप टूथब्रश करो, फिर बाद में इसको टचअप करके बाकी का जो प्लाक है वो आराम से निकाल सकते हो। ओके। तो दैट इज़ राइट वे टू डू इट। गॉट इट। और लेट्स से कोई बिल्कुल नहीं खरीद सकता है अगर इलेक्ट्रिक, तो नॉर्मल तो टूथब्रश हाँ, भी। उसकी जो टेक्निक है हम्म। वो टेक्निक में क्या करना है, पर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक आपको इस्तेमाल करता है। एक टेक्निक है, इसमें टूथब्रश को आपको 180 डिग्री मसूड़ों की ओर से दांत की ओर घुमाना है। तो उसमें 2 चीज़ होंगी, एक तो मसूड़ों में मालिश होगा और दूसरा होगा दांत में सफाई। और जो दांत की सफाई होगी उसमें जो 1/3 पार्ट है, जो मसूड़ों के नज़दीक वाला पार्ट है, उसमें से प्लाक नहीं निकलेगा। तो उस प्लाक को निकालने के लिए आपको टूथब्रश को 45 डिग्री एंगल रखना है। ओके। दांतों मसूड़ों के बीच में 45 डिग्री एंगल लेके, और फिर आपको धीरे धीरे से प्रेशर दिए बिना सर्कुलर मूवमेंट करनी है। तो जो 10% प्लाक जो रह जाता है वो निकल जाएगा। ओके, गॉट इट। ठीक है। एंड देन आपको 2 दांत के बीच में जो है प्लाक फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए आपको फ्लॉस करना है, क्योंकि ब्रश से क्या होता है कि बाहर के और अंदर के दांत साफ होते हैं। 2 दांतों के बीच का जो है वहाँ पे टूथब्रश तो पहुँचता नहीं है, वहाँ तो वो थ्रेड जो आपका जो फ्लॉस है वही पहुँचता है। तो आपको फ्लॉस भी करना है। ओके। और हार्ड ब्रश यूज़ नहीं करना है कभी भी, सॉफ्ट यूज़ करना है। क्या है कि लोग ऐसा समझते हैं कि हार्ड टूथब्रश से दांत काफ़ी अच्छे होते हैं। ये मिथ है, ये ट्रूथ नहीं है, ये फॉल्स फीलिंग है। उसमें क्या होता है कि हार्ड टूथब्रश से इनेमल जो है वो डैमेज होता है। तो एक दूसरा टॉपिक ओपन हो गया, आपकी इजाज़त तो मैं बता दूं जरा। जी जी। बॉडी में 2 ही तरह की टिश्यू है, वो कभी चेंज नहीं होती है। बाकी पूरा का पूरा बॉडी 7 साल में चेंज हो जाता है, क्योंकि हर एक सेल की अपनी लाइफ होती है। वो उसके बाद वो सेल का डेथ हो जाता है और नए सेल होता है। करेक्ट। 2 ही है, एक है हमारा एनिमल और दूसरा है ब्रेन टिश्यू। ये 2 कभी रिपेयर नहीं होते, कभी अलग नहीं होते। वो आदमी के जन्म से लेके मृत्यु तक वही रहता है। मतलब एक बार आपने उसे गवा दिया तो वापस नहीं ला सकते नहीं हैं। आएगा, रिपेयर नहीं होगा। ओके। तो इसलिए दांत इतना इम्पोर्टेंस है, जो उसका पर एनिमल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए गॉड ने हमें मैकेनिज्म, सेफ्टी मैकेनिज्म इतना अच्छा दिया है कि जब हम खाते हैं उसमें जो भी एसिड आता है, तो एसिड क्या करता है कि दांत में से जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कैल्शियम वगैरह, उसको निकाल देता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल उसको निकाल देता है। तो भगवान ने इतना अच्छा हमें मैकेनिज्म दिया है, सेफ्टी मैकेनिज्म, कि सलाइवा में वो माइक्रोस्कोपिक कैल्शियम पार्टिकल्स जो आता है, सलाइवा का फ्लो होता है, वो पैच कर देता है। तो दे रिवर्स। तो इसलिए कभी आपको खाना खाने के बाद तुरंत ब्रश नहीं करना चाहिए। क्योंकि मॉडर्न फूड जो है उसमें ज़्यादातर एसिडिक फूड आता है। जूस पीते, सोडा पीते लोग,
खाना खाने में भी काफ़ी लोग डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करते पकाने में इस्तेमाल करते हैं, तो फूड एसिडिक हो जाता है। फ्रेश फ्रूट फ्रेश वेजिटेबल भी काफ़ी एसिडिक रहता है, तो उसकी वजह से जो बाहर का लेयर एनिमल का वो सॉफ्ट हो जाता है, और तुरंत आप ब्रश करोगे तो क्या होगा, वो सॉफ्ट हाँ उसको ज़्यादा लूज नुकसान करे। होगा। तो आपको क्या करना है कि आधे घंटे तक आपको ठहर जाना है। तो जब आधे घंटे तक आप ठहरते हो तो क्या होता है कि जो सलाइवा में जो कैल्शियम पार्टिकल्स है, वो जितने भी बाहर गए कैल्शियम पार्टिकल्स वो नेचुरली रिप्लेनिश हो जाते हैं, तो उसमें वापस आ जाते हैं, तो दांत फिर सॉलिड हो जाता है। फिर आप ब्रश करोगे तो नुकसान नहीं होगा। ओके, सो इवन एक एप्पल भी खाया तो भी 30 मिनट्स राह देखो। अच्छी बात यह है कि जो भी अगर कुछ खाना खाओ तो आप कुल्ले कर लो, और फिर 30 मिनट्स देख के राह देख के ही ब्रश करना। ब्रश तुरंत परफेक्ट नहीं करना है कभी भी, कुछ परफेक्ट। भी खाना खाओ, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इतना मुश्किल है कि कौन से खाने में एसिड है, कौन से खाने में नहीं है। काफ़ी लोग ये नहीं समझते, कभी कभी हम भी नहीं समझते। सही। तो रेगुलर लेमन के बारे में तो हम क्या बताएं उसको। तो सिंपल रूल बना दो कि खाना खाने के बाद 30 मिनट तक राह देखो, बाद में ब्रश करना है, उससे पहले ब्रश नहीं करना है। परफेक्ट। आई थिंक इसमें एक और चीज़ 4 रूल्स के ऊपर ही है, बट हम बहुत एलोबरेट कर रहे हैं एंड आई एम श्योर कि ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाला है। ऑलरेडी बहुत सारी इंसाइट्स आ चुकी है। आपने ब्रश के बारे में बताया, ब्रश कितनी बार करना चाहिए? 2 बार, मिनिमम 2 टाइम्स। लेकिन ऐसा है कि जो खाना खाते हो उसमें प्लाक होना 4 घंटे में शुरू हो जाता है। फिर प्लाक में बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर बैक्टीरिया अपना टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, फिर टॉक्सिन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये सब होने में 20 से 22 घंटे लगते हैं। ओके। तो तब तक टिश्यू में डैमेज नहीं होता है। तो अगर आप एक बार अच्छी तरह से ब्रश करोगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो भी रात का ब्रश, वो रूल नंबर 3 में आएगा। अभी हमने 2 ही रूल 2 लिए, ही तीसरा रूल है। चौथा रूल बाकी है। जी। तो अगर आप रात में एक ही बार अच्छी तरह से ब्रश करो, और सुबह में सिर्फ माउथ को फ्रेश करने के लिए, और सबको ऑफिस या तो वर्क पे जाना है तो काफ़ी जल्दी में रहते हैं, बच्चे को स्कूल में डालना है तो मम्मियाँ भी काफ़ी रश में रश में रहती होते है। हैं। तो अगर आप सुबह में अच्छी तरह से ब्रश नहीं कर पाते तो चलता है। ओके। लेकिन रात का ब्रश अच्छी तरह से करो तो 2 बार ब्रश करना है। एक ब्रश पूरा प्लाक को निकालना है, और दूसरी बार का ब्रश माउथ को फ्रेश करने के लिए। तो रात का ब्रश करना ज़्यादा ज़रूरी है सुबह के कंपैरिजन में। बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ओके। रूल नंबर 3 में आता है, तो ले लेते हैं रूल नंबर हाँ हाँ, 3। बता दीजिए ओके, प्लीज। रूल नंबर 3 ये है कि आपको रात को सोने से पहले आपको ब्रश करना है, आपको फ्लॉस करना है, और जिसके मसूड़ों का प्रॉब्लम है उसको माउथ वॉश रिंस करना है, और जिसको कैविटी का प्रॉब्लम है उसको भी माउथ वॉश रिंस करना है। दोनों डिफरेंट टाइप के माउथ वॉश आते हैं। मसूड़ों के लिए क्लोरेक्सिडिन का आता है, जिसमें एंटी बैक्टीरियल पदार्थ रहता है, तो उससे आपके बैक्टीरिया चले जाते हैं। और दूसरा है एंटी कैविटी, जिसमें फ्लोराइड आता है। तो फ्लोराइड की वजह से दांतों का जो आउटर लेयर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे आप एसिड लगाते, जैसे खाने में एसिड आता है तो दांत का बाहर का लेयर है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो जब आप फ्लोराइड लगाते हो तो दांत का लेयर स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगेंस्ट द बैक्टीरिया, अगेंस्ट द एसिड। ओके, गॉट इट। तो आपको क्या करना है कि जो हेल्दी माउथ है उसको सिर्फ ब्रशिंग फ्लॉसिंग करना है। जिसको प्रॉब्लम है कैविटी या तो मसूड़े के, उसके लिए माउथ वॉश भी इस्तेमाल करना है। तो रात का इम्पोर्टेंस क्यों है कि दिन में 5 चीज़ें होती है हमारे माउथ में। सबसे पहले सलाइवा फ्लो रहता है पूरे दिन के लिए, उसका थोड़ा वॉशिंग इफेक्ट रहता है। सलाइवा में आपको मालूम है कि इम्यूनोग्लोबुलिन रहता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन से एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी रहती है, और डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा रहता है। तो सलाइवा फ्लो रहता है। दूसरा, हम खाते हैं, पीते हैं, कुल्ले करते हैं और बोलते हैं। ये पांचों चीज़ से माउथ का एनवायरनमेंट है कॉन्स्टेंटली मूविंग रहता है। रात को हम सो जाते हैं तो सब बंद हो जाता है। आपको मालूम है कि रात को सोते वक्त सलाइवा फ्लो नहीं होता है, मालूम है आपको? काफ़ी सलाइवा लोगों को बिल्कुल पता फ्लो नहीं होता। नहीं होता है, काफ़ी लोगों मतलब को ये मुंह पता में नहीं है, बिल्कुल वो मूवमेंट कोई होती ही नहीं है। कुछ भी नहीं होता ओके है। ओके। तो ऐसे 5 बंद हो जाते हैं, और अगर अब मुंह में बैक्टीरिया है और फूड पार्टिकल्स है तो समझ लो
पूरी रात बैक्टीरिया को पिकनिक मिलेगी, वो पूरे रात पार्टी करते ओके रहेंगे ओके और सुबह ओके उठो तब तो हालत ख़राब हो जाती है। तो आ, जो मैं अच्छी तरह से अगर किसी को समझना है तो मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि जो पानी का झरना है वो बहता है तो उसका पानी फ्रेश और क्लीन रहता है। और एक छोटे से पॉन्ड में अगर पानी रहता है, क्या होता है उसमें algae गंदा हो डेवलप हो जाता है जाती है और पानी गंदा हो जाता है। तो हमारा मुंह जो है वो दिन में पानी के झरने की तरह क्लीन रहता है हम्म और रात को जब सोते हैं तब तालाब स्टेगनेंट की हो तरह जाता है। हाँ स्टेगनेंट होने से वो बहुत गंदा हो जाता है। तो हम्म आपको रात को ब्रश करके सोना है, उससे बहुत बहुत ही फ़ायदा रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट एक स्मॉल चीज़ मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो आप फ्लोराइड माउथ वॉश यूज़ करते हैं या तो क्लोरहेक्सिडिन का माउथ, तो उसको सोने से इमीडिएटली सोने से पहले आपको करके फिर सो जाना है। ओके क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सोते हो तब सलाइवा फ्लो बंद हो जाता है, तो क्या होता है कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हो कि पूरी रात वो दांतों पे रहता है तो उसकी इफ़ेक्ट ज़्यादा आती है। कभी कभी सुबह में उठते हो तब उसका टेस्ट और उसकी फ्लेवर अभी भी आती, सुबह में उठते तब भी आती है। जी ये रूल नंबर 3 हुआ। और चौथा रूल है हमारा, कोई भी अगर आप ड्रिंक लो, सब के सब ड्रिंक एसिडिक होते हैं। जब भी आप ड्रिंक पियो तो उसको लंबे टाइम तक पीना नहीं है। काफ़ी लोगों को आदत है कॉफ़ी धीरे धीरे पीते रहते हैं, एक 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 सिप घंटे लेके तक घंटे तक। काफ़ी 8 घंटे तक कॉफ़ी का मग रहता है, गर्म ओ करके यस पीते रहते यूएस हैं। में यूएस स्पेशली में तो ज़्यादा स्पेशली रहता है। हम्म तो कॉफ़ी इज़ वेरी एसिडिक। कॉफ़ी इज़ मोर एसिडिक देन सोडा, डू यू नो दैट? ओ वाओ यस, इट्स मोर एसिडिक देन सोडा। तो क्या होता है कि अगर आप धीरे धीरे कॉफ़ी पीते हो हाँ तो जो उसमें एसिड रहता है वो दांतों पे जमा रहता है, तो समझ लो क्या होगा, दांतों का नुकसान होगा। और दूसरा है कि बैक्टीरिया को एसिडिक एनवायरनमेंट बहुत पसंद आता है। बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए उसको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, तो आप उसको एसिडिक एनवायरनमेंट भी देते हो और आपको डायरेक्ट भी डैमेज करते हो, तो ये बहुत नुकसान बुरी करता नुकसान है करता है। तो आपको क्या करना है, जो भी ड्रिंक लेना है मैक्सिमम 7 से 10 मिनट्स में उसको ख़त्म करना है। चाय कॉफ़ी सोडा कुछ भी हो, कुछ भी चाय कॉफ़ी सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स, पावर ड्रिंक्स, कुछ भी, स्पोर्ट्स ड्रिंक, कुछ भी आपको लेना है 5 7 से 10 मिनट में ख़त्म करना है। अगर आपको घंटे पीने की आदत है तो पहले दिन 5 7 में मत करो, क्योंकि क्या हो जाएगा कि 2 3 दिन चलेगा, बाद में फिर आप पुरानी आदत पे चला गया। करेक्ट तो धीरे धीरे 1 1 2 2 मिनट कम करते जाओ, लेकिन आपको 10 मिनट के बाद पानी से कुल्ला करना है। और रूल नंबर 1 अप्लाइज देयर ऑल्सो कि जब भी आप कुछ भी पियो तो पानी से कुल्ला करना है। परफेक्ट तो ये हमारा रूल नंबर 4 हो गया। तो अगर ये चारों 4 रूल अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका मुंह हमेशा हेल्दी हेल्दी रहेगा रहेगा और आपका जो कंट्रोल है वो बैक्टीरिया पे आराम से आ जाएगा। आई थिंक आपने मास्टर क्लास दे दिया। 4 चीज़ें जो रिवाइज अगर मैं करूँ तो पहला था कि आपको कोई भी चीज़ खाते हो पीते हो उसके बाद कुल्ला करना है राइट। या तो आप पानी पी लीजिए। दूसरा आपने बताया ब्रश और फ्लॉस कैसे करना रेगुलरली बहुत ज़रूरी है, दिन में 2 बार। स्पेशली तीसरा रूल जो रात को सोने से पहले ब्रश करना वो बहुत ज़रूरी है। और चौथा आपने जो बताया जिसमें अगर कोई भी ड्रिंक्स लेते हैं चाय कॉफ़ी या सोडा वगैरह, वो सभी के बाद ज़रूरी है कि 7 से 8 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट्स में 7 to 10 मिनट्स 7 to 10 मिनट्स में आप उसे कंप्लीट कर दे और उसके बाद भी कुल्ला करना है, कुल्ला तो पानी करना है, ज़रूर पीना करना है, है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये 4 आपने जो रूल्स बताए हैं यही बहुत सारे लोगों की आंखें खोल दिया है। और जो कुछ लोग हैं आधे आधे 1 1 घंटे तक 2 2 घंटे तक, स्पेशली इंडिया में भी ये कल्चर अब आ चुका है जहाँ राइट। लोग चाय कॉफ़ी के बिना काम नहीं कर सकते हैं। वेस्टर्न इफेक्ट है ना ज़्यादा, टीवी मीडिया से सब आती रहती है। एब्सोल्युटली। और इवन छोटे छोटे बच्चे आज जो हैं, हाँ, सब के सब कॉफ़ी के पीछे पड़े रहते हैं यस, और हाथ में स्टारबक्स का कप है तो वो स्टेटस सिंबल हो जाता है। कूल लगता है उनको, रिचनेस वाला फीलिंग आता है। एब्सोल्युटली। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई। मैं एक और बात करूँगी, गम डिसीज़ आपने बताया कि कैविटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फिर गम डिसीज़ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। बट येस, बिफोर आई टॉक अबाउट दैट, फ्लॉसिंग के ऊपर मुझे एक छोटा सा सवाल था कि फ्लॉसिंग करने का सही वक्त, तरीका और उसके कुछ मिथ या कुछ मिस्टेक्स आप अगर बताना चाहें। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ब्रश बाहर से अंदर से क्लीन करता है, 2 दांतों के बीच में नहीं करता है। तो 2 दांतों के बीच में अगर आपको फ्लॉस करना है तो सबसे पहले
फ्लॉस को ऐसे दांत के बीच में फंसाओ, फिर उसको एक साइड पे ऐसा लगा दो, फिर आप अप एंड डाउन 3 से 4 बार करो, फिर फ्लॉस को उस तरह से लगाओ और फिर 3-4 बार ऐसा करके फिर या तो इस साइड से निकाल दो या ऊपर से निकाल दो। ओके। ऐसा करने से आपका दांत का आधा जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा, क्योंकि जो प्लाक फंसा रहता है दांतों के ऊपर वो सिर्फ मैकेनिकल इफेक्ट से ही निकल सकता है, न तो वो मैकेनिकल यानी हाथों से ही निकल सकता हाँ, है। न तो वो माउथ वॉश से निकलता है, या तो न तो वो टूथपेस्ट से निकलता है। उसको या तो ब्रश से स्क्रब करना पड़ता है या तो फ्लॉस से उसको भी स्क्रब करना पड़ता है, तो ही निकलता है, नहीं तो प्लाक नहीं निकलेगा। और प्लाक नहीं निकलेगा तो समझ लो आपका गम डिजीज होता ही रहेगा। सो जनरली लोग फ्लॉस करते हैं तो ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, बट आप बता रहे हैं कि उसको इस तरह से जो एक पूरा ऐसे करना है ताकि पूरा जो एरिया है वो कवर हो सके, और फिर दूसरी साइड भी करना है। वो बहुत ऊपर नीचे सीधा रख के ऊपर नीचे करोगे तो क्या होगा, इतना ही एक ही कांटेक्ट साइड। होगा। आपको उसको थोड़ा सा खींच के एक साइड पर लेना है ऐसे, और फिर ऊपर नीचे जाना है 3 बार, और फिर ख़त्म करके उसको दूसरी साइड लगा के फिर 3-4 बार करना है, फिर निकालना है। गॉट इट। कितनी बार करना है? फ्लॉस तो एक बार करो तो काफ़ी अच्छा है, सोने रात से को सोने से पहले। ओके। किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो भी करना है? तो वो ज़्यादा करना है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिसको प्रॉब्लम नहीं है उसको खास करना है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम की बिना ही रहना है, उसको मेंटेन करना है विदाउट मेंटेन प्रॉब्लम। करना है। हेल्थ मेंटेनेंस के लिए बहुत अच्छा है, परफेक्ट। बहुत अच्छा है। और वो फ्लॉस कोई कौन से लेने हैं? उसमें भी आता है ना कि बहुत वैक्स पतला। वैक्स अनवैक्स 2 फ्लोस आते हैं। तो वैक्स फ्लोस में क्या रहता है कि वो पूरे जो उसके फाइबर्स फिलामेंट्स है वो सब एक साथ रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और जो विदाउट वैक्स जो आता है ना, उसके फिलामेंट कभी कभी खुले हो जाते हैं, तो कभी वो टूट के 2 दांतों के बीच में फंस जाते हैं। ओके। तो मेरा मानना है कि जिसके दांतों के बीच में अगर ओल्ड फिलिंग्स है या तो टाटर जमा हुआ है, तो उसके लिए विदाउट वैक्स का फ्लॉस अच्छा नहीं रहेगा, उसके लिए वैक्स का फ्लॉस अच्छा रहेगा। गॉट इट। ओके, परफेक्ट। अब गम डिसीज़ के ऊपर आते हैं हम लोग। कितना कॉमन है, आप जो लोगों को देखते हैं उसमें गम डिसीज़ में भी सबसे कॉमन क्या आप देखते हैं, और उसकी वजह क्या है? गम डिजीज़ की वजह वेरी सिंपल है, लोग को ब्रश अच्छी तरह से नहीं करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तब उसका बैक्टीरिया तो मुंह में रहते हैं, उसको खाना मिल जाता है और सलावा मिल जाता है, तीनों मिलके प्लाक बनाते हैं। और प्लाक हम अगर एफिशिएंटली नहीं निकालते, प्लाक पड़ा रहता है, तो उसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है, और जो मल्टीप्लाई बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया अपनी जो वेस्ट प्रोडक्ट करता है उसको टॉक्सिन बोलते हैं। वो टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन से फिर बॉडी का जो टिश्यू है वो रिएक्ट करता है, तो गम्स रिएक्ट करता है, तो गम्स में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो मसूड़ों में से खून निकलना चालू हो जाता है। अगर उसको तब भी आप इग्नोर करोगे तो डीप जाएगा, और मसूड़े जो दांतों के साथ और बोन के साथ चिपके रहते हैं, उसका जो अटैचमेंट है वो खुला हो जाता है, और हम उसको बोलते हैं पॉकेट हो गए। आपने सुना होगा कि पॉकेट, ओ यस, पेरियोडोंटल पॉकेट। यस। तो दांत जो मसूड़े हैं वो दांत से अलग हो जाते हैं और पॉकेट उसमें बना देते हैं। फिर पॉकेट बन गया तो समझ लो आपकी छुट्टी हो गई, क्योंकि वो पॉकेट में बैक्टीरिया आराम ग्रोथ से होगा। अपना नेस्ट बना के रहते हैं, और उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अपने हाथों से नहीं निकलता है, ब्रश करने से या फ्लॉस से नहीं निकलता है, फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है दांतों की सफाई के लिए। कभी कभी डीप क्लीनिंग भी करते हैं, तो डीप क्लीनिंग भी करवाना पड़ता है। अगर आप वो नहीं करवाते हो तो उसका प्रोग्रेस डीप होगा। अब वो मसूड़े से लेके बोन तक पहुंचता है, और बोन का धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है, और बोन का रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। फिर तो बोन निकल गया ज़्यादा निकल गया, तो दांत को बोन का सपोर्ट रहता है, बोन निकल गया तो दांत ढीले हो जाते, गिर जाते हैं। करेक्ट। तो काफ़ी लोग दांत इसी तरह से गंवाते हैं बिकॉज ऑफ द गम डिजीज़। वाह, इनक्रेडिबल। बहुत सारे लोगों को बहुत आसानी से समझ आ गया कि क्यों गम ब्लीडिंग होता है, क्यों वो दांत निकल जाते हैं। बट जब किसी को भी ये इश्यू है, इसका मतलब शुरुआत बैक्टीरिया से हुई, और जो आपने बैक्टीरिया से 4 रूल बताए वो बस किए होते तो ये प्रॉब्लम ये नहीं होता है, नहीं राइट। होता। उसमें अगर हम गम डिसीज़ की बात करें, उसमें भी अलग अलग तरह के इश्यूज होंगे। सबसे कॉमन क्या देखते हैं आप?
तो सबसे पहला तो जो शुरू होता है उसको जिंजिवाइटिस बोलते हैं, जो मसूड़े में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। वो आगे जाता है तो पेरिडोंटाइटिस हो जाता है, और एडवांस पेरिडोंटाइटिस हो जाता है जिसमें बोन भी इन्वॉल्व होता है, फिर दांत ढीले होकर निकल जाते हैं। तो ओके, ये वो दूसरे सबसे अलग अलग तरीके गॉट प्रकार इट। है। पर किसी को भी थोड़ा सा भी पेन होना या ब्लीडिंग होना शुरू हो तभी स्टेप ले लेना है, पेन डेंटिस्ट नहीं को होता है, दिखाना है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया अच्छा। कि मसूड़ों का जो रोग है उसमें पेन कभी नहीं होता है, कैंसर की तरह। इट्स ए ओह। साइलेंट किलर। हाँ। पेरिडोंटल डिजीज इज ए साइलेंट किलर, मतलब वो एकदम साइलेंट होके आपको नुकसान करता है, कभी पेन नहीं होता है। और जब पेन होता है इट्स टू लेट, क्योंकि ओह। उसमें एब्सेस हो जाता है, एक्यूट कंडीशन हो जाती है, तब उसमें पेन होता है, उससे पहले पेन नहीं आता है। ओके। वाह, मतलब आपको नोटिस करना पड़ेगा कि अगर कोई थोड़ा बहुत भी ब्लीडिंग हो रहा है, पेन नहीं होगा पर नोटिस करेंगे, डेंटिस्ट को दिखाइए। सबसे पहले तो आप, अगर आपके मसूड़े पिंक नहीं और रेड होना हम्म। चालू हो गया तो समझ लो आपका इन्फ्लेमेशन हाँ, चालू हो गया, थोड़ा सा भी सूजन आ जाती है। सूजन आ जाती है, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। हम्म। या तो आपके मसूड़ों में से खून निकलता है, मुंह में से बदबू आती है, कभी पस भी निकलता है, ये हम्म। सब के सब हमारे पेरिडोंटल डिजीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स है। हम्म। तो उसको जब भी आप देखते हो चिन्ह, इसमें से कोई भी चिन्ह अगर आपने देखा तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, हम्म। देर मत करना, क्योंकि लोग क्या समझते दर्द नहीं होता है तो बाद में जाएंगे, हम्म। उसको टालते रहते और इतना देर हो जाते हैं कि उसके दांत गिरना शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ मेरा सबको अनुरोध है कि आप वेट मत करो, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को है ना डेंटिस्ट के पास जाने से थोड़ा डर भी लगता है। आई थिंक आपने बहुत ही अनुभव किया होगा कि लोगों को ऐसा लगता है, और आपकी ये स्पेशलिटी है, आई नो दिस, कि आप लोगों का फियर दूर कर देते हैं। इवन छोटे बच्चे आते हैं या कोई भी एक एल्डरली इंसान भी आते हैं तो आपके पास आने में उनको डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये पेनलेस होगा जो भी चीज़ होगी। ऐसा है कि फियर मीन्स इट्स ए, जो डर होता है इट्स ए प्रोग्रामिंग ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन का प्रोग्रामिंग हो जाता है। तो जब भी उसी सिचुएशन में वापस आता है तो वो हमारा फियर जो है वो प्रेसिपिटेट होता है, तो हम उससे डरते हैं, चाहे उसका अनुभव रिपीट होता है कि नहीं होता है। उसको फोबिया भी कहते हैं। तो ये फोबिया है वो प्रोग्राम, ब्रेन के प्रोग्रामिंग से होता है। तो मैं पेशेंट को समझा के उसका रीप्रोग्रामिंग करता हूँ। दो तरीके से पेशेंट्स का फियर दूर करने की ट्राई करता हूँ। सबसे पहले बच्चों को पहले से ही प्रिवेंशन करता हूँ फियर के लिए, तो उसके दिमाग में कभी भी फियर ना आने पाए। और दूसरा, जिसको फियर हो गया है उसको मैं कैसे निकालता हूँ वो एक एग्जांपल से मैं देता हूँ। दो एग्जांपल दूंगा अगर आप अलाउ करो तो। यस यस प्लीज, मुझे मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। एक पेशेंट, एक लेडी थी, वो मेरे पास आई, उसको बहुत दांत में दर्द होता है। तो मैंने एक्सरे लिया, डायग्नोसिस किया, उसको रूट कैनाल की ज़रूरत है। मैंने इंजेक्शन दिया नम करने के लिए, सुन्न करने के लिए। और फिर मैंने जैसे ही काम चालू किया तो उसको दर्द हुआ, तो मैंने रोक दिया। दूसरा इंजेक्शन दिया, 3 बार अलग अलग टाइम पे तीसरे इंजेक्शन दिया। फिर मैंने उसको बोला, मिसिस जॉन्स, उसका नाम तो कुछ हाँ, और था। मैंने बोला, मिसिस जॉन, ऐसा है कि मैं जब भी आपके पर काम करता हूँ आपको दर्द होता है, तो मुझे आपको परेशान नहीं करना है दर्द दे के। तो ऐसा करते मैं आपको दवाई दे देता हूँ, आप 2 दिन लो, बाद में आ जाओ, तो आप आराम से नम हो जाओगे। तो मैंने ऐसा किया, तो दूसरे 2 दिन के बाद जब आई तो पहले इंजेक्शन में वो नम हो गई। क्यों? क्योंकि वो नई पेशेंट थी, वो मुझे नहीं पहचानती थी, उसको डर था। तो उस डर की वजह से उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में, कॉन्फिडेंस नहीं था, तो इसको साइकोलॉजिकल पेन था। तो हमें सब आइडेंटिफाई करना है कि इट्स ए साइकोलॉजिकल पेन, फिजिकल पेन, इमोशनल पेन, कोई भी तरीका का पेन है, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करके उसका इसको फिक्स करना है। अगर फिक्स नहीं करेंगे और काम चालू रखेंगे तो पेशेंट को फिर वो डर रहेगा। डर घुस जाएगा, रहेगा नहीं, घुस जाएगा दिमाग में। हाँ। वो घुसाना नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि पेशेंट को सबसे पहले समझाता हूँ, मुझे पता चल जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि कौन पेशेंट डरता है। तो मैं पहले उसको सामने बिठा के, उसको ऐसे चेयर को करके नीचे लगा के नहीं बात करता हूँ, सामने बैठ के आँख से आँख लेवल के उससे बात करता हूँ कि आपको कुछ डर है तो मुझे बता दो, क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और ड्राइवर सीट पे आप बैठोगे, मतलब कि आप जब भी हाथ खड़ा करोगे मैं तुरंत बंद कर दूंगा काम।
तो मैं चालू नहीं रखूँगा। ऐसे थोड़े शब्द कहने से भी पेशेंट को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये डेंटिस्ट समझता है मेरा दर्द, मेरा पेन वो समझता है, मेरा फियर समझता है, तो उससे काफ़ी अच्छा रहता है। और दूसरा मैं एग्जांपल दूँ तो एक पेशेंट मेरे पास जेंटलमैन था, उसकी वाइफ उसको लेके आई, दोनों वेटिंग रूम में बैठे, तो रूटीन है कि मेरी स्टाफ है वो वहाँ पे गई और स्टाफ ने उसको बुलाया कि चलो आपका टर्न आ गया, अंदर आओ। तो बोला नहीं आता हूँ। उसने बोला आप नहीं आओगे तो कैसे चलेगा, आ जाओ अंदर आ जाओ, कोई बात नहीं। उसने जो अपना कहता जो जो कुछ कहना था वो बता दिया, नहीं आए। तो फिर वो मेरे पास है कि डॉक्टर वो पेशेंट तो अंदर नहीं आ रहा है, आप कुछ बताओ। तो मैं बाहर गया, बोला आप क्यों नहीं आ रहे हो। तो उसकी वाइफ बोलना चालू कर दिया, इसको इतना दर्द है फिर भी नहीं आता है, ये वो सब बोला। तो मैं समझ गया माजरा क्या है। तो मैंने उसकी वाइफ को बोला कि आप मत बोलो, मुझे उससे बात करने दो। तो मैंने सीधा सवाल पूछा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि आप डरते हो। बोला हाँ। तो बोला आप डरते हो तो आप अंदर नहीं आ सकोगे, जब तक आप तैयार ना हो तब आप मत आना। उसकी वाइफ गुस्से में बोली, इतना दर्द से मरा जा रहा है, मैंने उसको वहाँ से उठा के लेके आए हो, आप बोलते हैं घर जाओ, क्या बात है। मैंने बोला इसको इसी तरह से ट्रीट करना है क्योंकि उसका फियर है, आप नहीं समझ पाओगे, मैं समझता हूँ उसका फियर। मैंने उसको उस दिन जाने दिया, वो चला गया। 2 दिन के बाद उसका फ़ोन आया, बोला बहुत पेन है, मैं आ जाऊँ। मैं बोला आ जाओ। फिर अंदर लिया, उसका रूटीन जो मैंने बात बतानी थी वो बता दी उसको, और इंजेक्शन लगाया, और उसका एक दांत निकालना था निकाल दिया। उसको बहुत ही अच्छा उसको एक्सपीरियंस हुआ। फिर बाद में वो पूरा आके पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करवाया, अभी भी मेरा पेशेंट है। क्या बात है। तो क्या है कि अगर पेन है तो पेशेंट को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। बच्चों में क्या करता हूँ मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप अपना बच्चा जो 1 साल का है तब उसको लेके आओ, उसको हम काम नहीं करेंगे, सबसे पहले उसको टॉय देंगे। तो मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप कोई भी एक अच्छा सा टॉय जो आपके बच्चे को पसंद है वो लेके आओ, उसको बैग में लपेट के आओ, आप मुझे दो, बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए कि आप मुझे दे रहे हो। और मैं जाके बच्चे को प्रेजेंट करता हूँ, क्या होगा, वो बच्चे इज को गोना हाँ, लाइक, हाँ, इज गोना लाइक। तो लाइक होगा तो थोड़ा कनेक्शन होगा, करेक्ट। कनेक्शन होगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रस्ट अगर है बच्चे को, मैं आपको एक वीडियो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद दिखाऊंगा, जरूर 5 साल की बच्ची है, मैंने बोला था आपने आपको। मुझे बताया हाँ, था तो जी। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा। हाँ। 5 साल की बच्ची है, वो आई, उसके 2 दांत निकालने थे। मैंने बोला क्या करना है, तो बोली मुझे मेरे दांत निकालने। मैंने बोला मालूम है आपको दर्द होगा, तो बोले नहीं मुझे दर्द नहीं होगा। उसका मैसेज इतना कॉन्फिडेंट है। उसके मैसेज के पीछे का राज ये है कि वो बता रही थी मुझे कि क्योंकि आप कर रहे हो इसलिए मुझे दर्द नहीं होगा। उसका जो कॉन्फिडेंस मेरे में राइट। था वो बहुत इम्पोर्टेंट सो है। जितने भी यहाँ पर डेंटिस्ट या डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ट्रस्ट बिल्ड करना ट्रस्ट तो बिल्ड करना ही सबसे है, पहली प्रायोरिटी वेरी है। इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन से पेशेंट को डर है, वो अपनी वो बॉडी लैंग्वेज से हमको बता देते हैं। करेक्ट। तो बॉडी लैंग्वेज समझ के उसको हमें स्टेप बैक करना है, पुश नहीं करना है। कभी कभी पेशेंट को ऐसे रिस्केड्यूल कर देता हूँ, मेरा पूरा टाइम ब्लॉक लगा हुआ है, पैसे जाते हैं मेरे, लेकिन इट्स एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वो पेशेंट हमारे फिर लाइफ लॉन्ग पेशेंट हो लाइफ लॉन्ग जाते हो हैं। जाता है। वेरी और ट्रू। उससे अच्छा तो ये है कि अगर वो दर्द में है और उसको डर आप नहीं निकालोगे तो वो कभी नहीं आएंगे पेशेंट डेंटिस्ट के पास। सही और बात है। कभी नहीं आएंगे तो आप उसको हेल्प कैसे करोगे। सही अगर बात हेल्प है। करना है तो उसका फियर को निकालना ही है। एब्सोल्युटली नहीं। आपने जो कैविटी और गम डिसीज़ के बारे में बताया, मुझे लगता है वक्त है कि हम तीसरे इश्यू के बारे में भी बात करें, ओरल ओरल कैंसर। कैंसर, राइट। यस। सो आज कितना वो कॉमन है आपके पास, तो बहुत सारे केसेस आते होंगे। अमेरिका में इतना कॉमन नहीं है, नहीं है। इंडिया में बहुत ही कॉमन है। तो मैं स्टेटिस्टिक्स के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा इतना, क्योंकि पब्लिक के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन 3 चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर इंडिया में है। दूसरा, इंडिया में जितने भी कैंसर है उसमें सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर है। ओह। और तीसरा स्टेटिस्टिक्स ये बता रहा है कि ओरल कैंसर में जो 5 साल की सर्वाइवल रेट है वो सिर्फ 40% ही है। ओह माय गॉड। मतलब 5 साल
कोई भी नहीं रहता है, उसके बाद सब मर जाते हैं, उसके भी 5 साल में काफ़ी कम है। तो इससे वेरी वेरी डेंजरस डिजीज़, इससे लिथल डिजीज़, लोग मर जाते हैं उससे। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप जितना भी नॉलेज आपके पास है उससे आप कैंसर को प्रिवेंशन करो। मैं 2-4 चीज़ें बताऊंगा, और आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करो। सेल्फ एग्जामिनेशन जो हेल्दी लोग हैं, जिसके पास कोई भी हैबिट नहीं है, तम्बाकू, सिगरेट, स्मोकिंग या अल्कोहल नहीं पीते, उसको साल में 1 बार करना है। ओके, घर पे ही कर सकते घर हैं, पे खुद ही कर कर सकते हैं, मैं हैं। आपको बताऊंगा, सबको हाँ। बताऊंगा कैसे करना है, वो ओके। बहुत सिंपल है। और दूसरा, जो जिसके पास तम्बाकू या तो अल्कोहल पीने की जो आदत है, उसको कितनी फ्रिक्वेंटली आप इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से आपको 3 महीने 6 महीने में अपना खुद का सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। अच्छा, ओके। सेल्फ एग्जामिनेशन में आपको 2 चीज़ देखनी है। सबसे पहले देखना है कि आपके यहाँ किसी एरिया में कोई सूजन है कि नहीं, ओके, मतलब गांठ हो गई कि नहीं। नेक मैं एरिया। बताऊंगा, गांठ हो गई कि नहीं, कोई सूजन आ गया कि नहीं। और दूसरा, स्किन जो बाहर की जो उसको स्किन बोलते हैं, अंदर का जो स्किन है मुंह के अंदर रखा, उसको हमारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में उसको म्यूकोजा कहते हैं। तो स्किन में या तो म्यूकोजा में कोई भी कलर चेंज है तो इट्स एन अलार्मिंग, उसको अलार्म बोलते हैं। उसको आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है। ओके। ऐसा है कि फॉल्स अलार्म है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप फॉल्स अलार्म भी समझ के चले जाओ। हाँ। तो आपको क्या देखना है, जब विजुअली आप देखते हो तो उसमें आपको अंदर की या बाहर की स्किन में आपको देखना है कि कहीं रेडनेस हो गया कि नहीं, ओके। या तो कहीं वाइट पैचेस हो गया कि नहीं। तो अगर रेड या वाइट पैचेस है तो समझ लो आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। काफ़ी लोग की साइकोलॉजी ये है कि अगर हो गया, दर्द नहीं होता है तो जाता हूँ, ऐसा कर कर के कभी कभी डिले करके महीने साल निकल जाते हैं। और फिर आ जाता है तीसरा और 4th स्टेज। फिर क्या होता है, क्या? तो हमें ये नहीं करना है। तो मेरी सबको रिक्वेस्ट है कि आप, जो मैं आपको बताऊं, हमारा खुद का जो सेल्फ एग्जामिनेशन करना है वो कैसे करना है, और आपको उसमें कोई भी कुछ डाउट है तो बिना सोचे आप डेंटिस्ट के पास चले जाओ। और अगर डेंटिस्ट को कुछ अगर ऐसा लगेगा तो फिर आपको कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे। आपको सीधा कैंसर स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाना है। तो कैन आई हैव द ग्लोव्स एंड माय हैंडकरचीफ प्लीज? यस। तो सबसे पहले मैं थोड़ा माइक को हटाता हूँ जी। तो सबसे पहले आपको जो एरिया है उसको देखना है, कहीं पे आपको सूजन, स्वेलिंग, गांठ जैसा है कि नहीं। ओके। तो पहले एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया, फिर आपको मुंह में अंदर देखना है। और ये ग्लव्स पहन के कर सकते हैं, या तो अपना ही हाथ है अपना तो है वैसे ही कर सकते मैं हैं। ग्लोव्स इसलिए पहनता हूँ कि मुझे ग्लोव्स पहन के लोगों को चेक करने की आदत है, इसलिए। राइट। और बट घर मुझे पे या तो अगर खुद का कर रहे हैं तो उनको ग्लव्स की भी जरूरत नहीं है। ग्लोव्स नहीं पहनना है किसी को, हाथ को धो के आप कर सकते हो, हाथ को डर्टी हैंड से नहीं करना है। करेक्ट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि दोनों थंब और फर्स्ट इंडेक्स फिंगर, जो पहली उंगली है और हमारा अंगूठा है, उससे ये सब आपको लिप्स और चिक्स को देखना है, आई मीन फिल करना है। आपको फिल करके देखना है कि कहीं पे भी आपको स्वेलिंग है कि नहीं। ओके। ओके। फिर दूसरा पूरा फिर चारों चारों ओर तरफ करना है। ओके। फिर दूसरा आपको विजुअलाइजेशन करना है, ऐसा करके लिप्स का अंदर का भाग, ऊपर के लिप्स का अंदर का भाग, और चिक्स के अंदर का भाग, दोनों साइड का। फिर हमारा रूफ जो ऊपर का है, अगर आपके पास फ्लैश लाइट है तो फ्लैश लाइट लेके आप थोड़ा अंदर लाइट मोबाइल करके, की लाइट या हाँ कोई भी। मोबाइल की फ्लैश लाइट कोई भी टॉर्च लगा के आप देख सकते हो, तो आराम से देख सकते हो। ये आप अपने स्पाउस या बच्चों को भी बताओ तो वो भी आपके लिए सब देख सकते हैं। आप मिरर रखो सामने, आप भी देखो, वो भी देखेंगे। फिर हमें देखना है कि टंग की बॉर्डर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो और कैंसर है उसमें जो आपकी जीभ है उसकी साइड में, उसमें कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा।
तो ऐसे आप जीभ को पकड़ के कर सकते हो। कभी कभी जीभ स्लाइमी होती है तो उंगली से फिसल जाती है, जी। तो आप छोटा सा कपड़ा लेके उसको पकड़ के फिर आराम से वो ग्रिप आ जाएगी। तो आपको टंग को पहले बाहर निकालना है, पकड़ के बाहर निकालना है, फिर उसको लेफ्ट राइट साइड में घुमाओ तो पूरी लेफ्ट बॉर्डर आपको दिखेगी, और फिर लेफ्ट साइड में घुमाओ तो आपको राइट बॉर्डर दिखेगी। ये करना है। फिर बाद में आपको चम्मच है, वो चम्मच लेके गले में अंदर देखना है, आ बोलना है। जैसे आप आ बोलोगे तो आपका गला खुल जाएगा। तो आपको अंदर देखना है। तो काफ़ी लोगों को स्वेलिंग में जो टॉन्सिल है वो टॉन्सिल स्वोलन मिल जाएंगे। तो टॉन्सिल भी स्वोलन है तभी भी आप चले जाओ डॉक्टर के पास। सूजन है तो सूजन है तो, क्योंकि वो कैंसर है कि नहीं आपको मालूम नहीं है। आपको डायग्नोसिस खुद को नहीं करना है। तो अगर आप डायग्नोसिस डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको आराम से डायग्नोसिस कर देगा। और जब भी आप अर्ली डायग्नोसिस करोगे तो आपका सर्वाइवल चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। और मेरा सबको रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हर साल अपना खुद का कैंसर स्क्रीनिंग करते रहो। और बेस्ट वे टू रिमेंबर इज़ ऑन योर बर्थडे पे अगर आप करोगे तो कोई याद रहेगा ही रहेगा। प्रॉब्लम नहीं है। Yes. मैं लास्ट 30 साल से 30 ईयर से मैं मेरा हेल्थ का चेकअप हर बर्थडे पे करता हूँ। दैट्स माय बर्थडे गिफ्ट टू माई सेल्फ। क्या बात है। मैं मेरा पूरा का पूरा ब्लड वर्क, कार्डियोलॉजी वर्क, आई का एग्जामिनेशन, सब का सब पूरे दिन रजा लेके मैं सब करवा लेता हूँ। 30 साल से करता हूँ। नहीं, दैट्स इनक्रेडिबल सर, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो अभी बता रहे हैं आप खुद तो फॉलो कर रहे हैं बट उससे बियॉन्ड फॉलो कर रहे हैं। मैंने आपको अभी देखा और आपकी उम्र, सर इफ़ यू डोंट माइंड शेयरिंग विथ एवरीवन। आई एम 70। जो दिखते बिल्कुल भी नहीं हैं आप, 70 से काफ़ी यंग लगते हैं। और आपने प्रूव भी करके दिखाया लास्ट ईयर जब आपने एवरेस्ट बेस कैंप भी किया। आपके पीछे ही था मैं। यस। आप जब गई तो मैंने आपके पिताजी को बताया कि मैं जा रहा हूँ, जी। तो उसने भी बताया कि शिवांगी वहीं पे है। जी, नो दैट्स आउटस्टैंडिंग, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आप लोगों को सिखा रहे हैं। इनक्रेडिबल। हम अब बच्चों के बारे में बात करते हैं। आई थिंक ओरल कैंसर को लेकर जो आपने बताया है बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली इंडिया में जब ये केसेस बढ़ चुके हैं। एक सिर्फ उसमें सवाल आखिरी कि कितने साल से ये एग्जामिनेशन शुरू करना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मैं बताने वाला ही था। ऐसा है कि पहले ओरल कैंसर ओल्ड पॉपुलेशन में ही होता था, क्योंकि उसकी लंबी आदत की वजह से, चाहे स्मोकिंग हो, सिगरेट हो, कुछ भी हो। अब ओरल कैंसर यंग जनरेशन में भी होना चालू हो गया है, क्योंकि ह्यूमन पेपिलोमा HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो ओरल कैंसर करता है। तो यंग जनरेशन में भी 18 साल के 20 साल के लड़के लड़कियों में ज़्यादा होता है। लड़कियों में ज़्यादा होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अच्छा। और उसका सर्विक्स कैंसर भी ज़्यादा होता है। सर्विक्स कैंसर एंड ओरल कैंसर दोनों का चांसेस बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से 18 साल से आपको एग्जामिनेशन करना है। अगर आप हेल्दी है, कुछ आदत नहीं है, तो साल में एक बार अपने बर्थडे पे, नहीं तो फिर डिपेंडिंग अपॉन हाउ फ्रिक्वेंटली आप इस्तेमाल करते टोबैको अल्कोहल का, उसके हिसाब से हर 3 महीने, हर 6 महीने आपको करना है। ओके, मेल फीमेल दोनों के लिए ज़रूरी है। दोनों के। ओके। यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं उनके लिए एक सवाल होता है बच्चों को लेकर कि कौन सी उम्र से ब्रश करवाना बच्चों को? 2 साल की उम्र से। जब एक्चुअली तो ब्रशिंग क्या है कि जब पहला दांत निकलता है तब ब्रश करना पड़ता है। हाँ, ओके। क्योंकि दांत जैसे बाहर आ गया उसके ऊपर प्लाक डिपॉजिट होना हाँ, चालू हो जाएगा, बैक्टीरिया तो होता ही रहता है। राइट। लेकिन छोटी उम्र में हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है इतना स्ट्रॉन्ग रहता है, तो बैक्टीरिया को विन नहीं होने देता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। तो बच्चों में गड़बड़ नहीं होती इतनी ज़्यादा। लेकिन ये जो है वो हैबिट डालने के लिए हम करते हैं। तो बच्चों के साथ खेलो, उसको ब्रश दे के उसको बताओ कि कैसे करना है। तो काफ़ी पेरेंट्स को मैं बताता हूँ कि शाम को ब्रश का जो है, ब्रशिंग का वो इवेंट रखो, और कभी उसके साथ डांस करके ब्रश करो, गाना गा के ब्रश करो, और सिर्फ उसके सामने ब्रश करो। तो
क्योंकि अब हम बच्चे को बताते हैं कि ये करो तो वो नहीं करेगा, लेकिन अब उसके लिए रोल मॉडल बनेंगे तो वो ज़रूर करेगा। 100%। तो पेरेंट्स को बच्चों के सामने छोटा सा है 1 साल का, तब से उसको उसके सामने ब्रश करना शुरू करना है। ओके। उसको बिठाओ, जो हमारा वॉश बेसिन है उसके ऊपर बिठाओ बच्चे को और उसके सामने ब्रश करो। फिर दैट्स ए फर्स्ट स्टेज। फिर उसका जो उंगली पे ब्रश आता है वहाँ पे मिलता है, यहाँ मिलता है कि नहीं मालूम नहीं है। कुछ भी नहीं है तो उंगली पे कपड़ा थोड़ा लगा के उसके मुंह में साफ करो। ओके। फिर उसको ब्रश दो और बच्चे को ब्रश को सिखाओ कैसे करना है। ओके। और उसको जो ब्रश देते हो तो बताओ कि डैडी और मम्मी विल बी डूइंग ए फाइनल टचअप। जो फाइनल टचअप बोलते हैं तब आप रियल में ब्रश करो, लेकिन बच्चे को ऐसे बताओ कि आपने बहुत ही अच्छा ब्रश किया। उसको एनकरेज करो तो काफ़ी अच्छा रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें टूथपेस्ट का इस्तेमाल कब से करना चाहिए? टूथपेस्ट आइडियली 2 साल से करना चाहिए, लेकिन हर बच्चा डिफरेंट होता है। तो अगर पेरेंट्स को ऐसा लगे कि बच्चा टूथपेस्ट बाहर नहीं निकल सकता, खा जाता है, तो उसका थोड़ा देर के बाद करो। जब उसको लगता है कि वो स्पीट आउट करके थूक के निकाल सकता है तब उसको दो। ओके। स्पेशली द फ्लोराइड टूथपेस्ट। ओके। ओके, गॉट इट। और जो थंब सकिंग हैबिट होती है बच्चों की, थंब को सक करना, उससे डेंटल हेल्थ को कोई डैमेज होता है? डेंटल हेल्थ को डैमेज नहीं होता है, लेकिन जो हमारा जो बोन है, जबड़े का बोन है, उसका फॉर्मेशन में डिफेक्ट आ जाती है। तो हमारा जो थंब है उसको सक करते तो उसका प्रेशर हमारा जो रूफ ऑफ द माउथ है, तालू है, उसके पर आता है। तो जो फ्लैट होता है उसकी जगह से वो ऐसे डीप हो जाता है। तो उससे आर्च हमारी जो कोलेप्स हो जाती है, आर्च कोलेप्स होती है तो फिर हमारे दांत सीधे नहीं रहते, दांतों में आगे जगार बन जाती है और फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ब्रेसिस से भी ठीक नहीं होता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप बच्चे को छोटा बच्चा नहीं समझेगा तो उसके काफ़ी डिफरेंट तरीके होते हैं। आप पीडोडोंटिस्ट के पास जाओ, अब तो इंडिया में पीडोडोंटिस्ट हो गए जी। या तो ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाओ, वो अप्लायंसेस बना देंगे। वो अप्लायंसेस से बच्चे को थंब सकिंग की आदत है वो छूट जाती है। ओके, ऑसम। ठीक है। बच्चों के लिए और कोई आपकी ओर से कोई मिस्टेक्स नहीं करनी या कोई टिप आप देना चाहेंगे, स्पेशली पेरेंट्स को जो कंसर्न है अपने बच्चों की डेंटल हेल्थ को लेकर? सबसे अच्छी चीज़ है उसको पानी। बच्चे कुछ भी खाता है उसको पानी पीने के लिए बताओ और बच्चे को समझाओ। मेरे 5 रूल है बच्चे के लिए, तो मैं बच्चे को 5 रूल समझाता हूँ पेरेंट्स के सामने, वो लिखे रहते हैं। फिर उसकी टेस्ट लेता हूँ। जब टेस्ट में पास हो जाते, सब पास होते हैं, हाँ। जब टेस्ट में पास हो जाते हैं तो उसमें टॉय देता हूँ। ऑफिस में काफ़ी मेरे पास टॉयज़ है, बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ रखता हूँ, उसको टॉयज़ देता हूँ। और जो 5 रूल का हमने प्रिंट आउट किया वो उसको पेरेंट्स को देता हूँ। वो बोलता हूँ कि आप अपनी जो रेफ्रिजरेटर है उसके लगा के रखो, और पेरेंट्स और बच्चे को सबको ये 5 रूल इस्तेमाल करने हैं। तो सबसे पहला रूल है 2 बार ब्रश करना है। दूसरा रूल है कैंडी और जो कैंडी मतलब चॉकलेट, और जो कुछ भी पीते बच्चे सोडा या तो जूस, तो कैंडी जूस उसको 5-7-10 मिनट में ख़त्म करना है। उसके बाद पानी पीना है। फिर तीसरा है पानी का कुल्ला करना है। तो पानी का कुल्ला के लिए मैं क्या समझाता हूँ बच्चों को समझाने के लिए कि हम टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट का यूज़ करने के बाद क्या करते हैं, हम फ्लश करते हैं। तो फ्लश क्या होता है, पानी का फ्लश होने से टॉयलेट क्लीन हो जाता है। तो जैसे आप पानी पियोगे तो पानी का फ्लशिंग होगा, तो आपके मुंह में जो भी है वो कचरा साफ हो जाएगा। ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4 उसके लिए है कि सबको माउथ वॉश इस्तेमाल करना है। कौन सा? प्रिवेंशन के लिए या तो कैविटीज़ है, फ्लोराइड माउथ वॉश, फ्लोरिडेटेड। तो हम काफ़ी कूपन्स रखते हैं, तो पेरेंट्स को कूपन दे देते हैं और उसको बोलते हैं वॉलमार्ट जाके, वहाँ यहाँ वॉलमार्ट आ गया कि नहीं अभी? वॉलमार्ट में $3-4 की एक घड़ी आती है, वॉल क्लॉक आती है, उसमें सेकंड रहता है। तो बोलो कि बच्चों के बाथरूम में लगाओ, 1 मिनट आपको पूरा माउथ वॉश को मुँह में होल्ड करके रखना है। तो कि मिनट में जो फ्लोराइड है दांत में एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो स्ट्रॉन्ग बना देते हैं दांत को। ओके, गॉट इट। अगर हम डाइट की बात करें तो कोई ऐसे फूड्स है जो आप कहेंगे कि बी केयरफुल विद दिस, जैसे चॉकलेट,
तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई चॉकलेट खाता है तो उसके कैविटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कोई फूड्स है जो केयरफुली आपको लेने चाहिए? कोई भी फूड जिसमें शुगर और स्टिकीनेस है वो दांतों के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि अगर आप खाना खाने के बाद अगर आप कुल्ले करोगे तो भी वो नहीं निकलेगा, चॉकलेट्स वगैरह, तो आपको ब्रश ही करना पड़ेगा तब निकलता है। कभी ब्रश की वजह से भी कभी कभी नहीं निकलता है, तो उसका इस्तेमाल कम करो, या तो करने के बाद ब्रश कर लो। ओके। तुरंत ब्रश नहीं करना है, क्योंकि हमारा रूल है 30 मिनट्स के बाद करना है, तो वो रूल इस्तेमाल करके आप 30 मिनट के बाद ब्रश करोगे तो चलेगा। ओके। तो कोई भी शुगरी और स्टिकी फूड दांतों के लिए अच्छा नहीं है। ओके। जैसे चॉकलेट हुआ, जैसे जितनी भी मिठाइयाँ हैं वो हुई, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक तो है जिसमें शुगर है, हाँ, स्टिकी नहीं है बट शुगर शुगर है। है नहीं, स्टिकी वो भी है, क्यों नहीं है। अच्छा, उसे स्टिकी हाँ, कहा स्टिकीनेस जाता तो काफ़ी आती है, क्योंकि शुगर है। जिसमें आता है वो स्टिकी हो जाता है। ओके। ओके। तो और उसमें एसिड भी रहता है। राइट। हर एक ड्रिंक जो होता है वो सब के सब ड्रिंक, एसिडिक। उसका पीएच लो रहता है, मतलब एसिडिक रहता है। तो 2.5 एसिड टू इसके 3 pH के आसपास। नहीं, इतना तो कम नहीं होता है, थोड़ा राइट। थोड़ा ज़्यादा मैंने रहता है। कोक के ऊपर देखा था, इट वाज 2.53 pH जितना उसका था, बट आई थिंक वो सभी अलग अलग। उसका चार्ट है, हाँ तो वो हाँ चार्ट देख लोगे तो कभी हाँ मैं आपको वहाँ से भेजूंगा, हाँ तो हाँ। आप पब्लिक को दिखाओ कि राइट। किस हिसाब से रहता है। सबसे पहले ये आता है, नंबर 2 पे ये आता है, तीसरे पे ये आता है, तो आप उसके हिसाब से इस्तेमाल करो तो अच्छा रहेगा। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। और कोई अल्कोहल जैसे है, अल्कोहल जो लोग लेते हैं, अगर आपको उनको एक लाइन में या शॉर्ट में समझाना हो कि कैसे वो आपकी डेंटल हेल्थ को असर कर रहा अल्कोहल से सबसे पहले तो दो चीज़ पे उसका इफेक्ट है, हार्ट टिश्यू एंड सॉफ्ट टिश्यू। है। हार्ट टिश्यू मतलब आपका दांत। दांत पे असर क्या रहता है इनडायरेक्टली, कि अल्कोहल मुंह को ड्राई कर देता है। जब भी आप कोई भी ऐसा, इसीलिए कभी कभी माउथ वॉश का इस्तेमाल जिसमें अल्कोहल आता है, मैं पेशेंट को ना बोलता हूँ कि आप इस्तेमाल मत करो, क्योंकि उससे ड्राइनेस माउथ में आ जाती है। तो ड्राइनेस से क्या होता है कि सलाइवा फ्लो जो हमें डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है वो नहीं काम आता है, तो कैविटीज़ बनना शुरू हो जाता है, और प्लाक बढ़ने से मसूड़ों का भी प्रॉब्लम चालू हो जाता है। और नंबर 2, जो म्यूकोजा है, उस म्यूकोजा पे अल्कोहल का डायरेक्ट इफेक्ट होता है, तो ओरल कैंसर का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, सो इट्स अ बिग नो। यस। व्हाट अबाउट च्यूइंग गम? च्युइंग गम इज़ वेरी गुड इफ़ इट्स शुगरलेस। अच्छा। अगर वो शुगरलेस गम है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गम से क्या होता है कि जैसे भी आप कुछ भी मुंह में रखते हो तो क्या होता है, सलाइवा फ्लो हो जाता है, राइट। जब आप खाना चबाते हो तो सलाइवा का फ्लो, सलाइवा इज़ वेरी गुड। सलाइवा का फ्लो जितना अच्छा रहेगा अच्छा। उतना आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अरे वाह। वेरी गुड फॉर सलाइवा फ्लो। इसलिए बड़ी उम्र में जब सलाइवा कम हो जाते हैं तब मुंह के प्रॉब्लम ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको जैसे ही आपने च्युइंग गम को मुंह में रखा, सलाइवा फ्लो हो गया चालू, तो दैट्स नंबर 1 एडवांटेज। नंबर 2, जो उसकी गम का जो रबरी पार्ट है वो दांतों पे घिसता है, तो जो अच्छा। प्लाक है वो मैकेनिकली रिमूव हो जाता है, ब्रश की तरह काम करता है। रियली? यस। तीसरा, जो आप बहुत लंबे टाइम के लिए चबाते हो तब नुकसान होता है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए चबाते हो तो उसको मसल्स को भी एक्सरसाइज मिल जाती है। ओके, आइडियली कितने टाइम तक चलेगा? मेरे ख्याल से आधे घंटे, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन आधे घंटे से घंटे तक अगर आप गम का चबाते इस्तेमाल हो तो करोगे तो चलेगा। प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। और चौथा इम्पोर्टेंट जो है वो है, आजकल जो गम्स है, च्युइंग गम, उसमें रिकालडेंट आता है, RECALDENT, रिकालडेंट। रिकालडेंट मतलब जो काऊ का मिल्क प्रोटीन है, जो कैसिन बोलते हैं, वो कैसिन में कैल्शियम आता है। वो कैल्शियम बायोलॉजिकली रेडीली अवेलेबल होता है बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जैसे हमारा मैकेनिज़्म है, सलाइवा की वजह से, फ्लो की वजह से वो होता है, तो लेकिन सलाइवा में बहुत ही कम मात्रा में कैल्शियम आता है। तो जो लोग ज़्यादा एसिड का इस्तेमाल करते हैं उसका ज़्यादा इनेबल डैमेज होता है, तो उसको ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप च्युइंगम चबाओगे तो आपकी कैविटी रिवर्स हो जाएगी,
कब रिवर्स होगी, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, मतलब आप देख नहीं सकते हो, हम्म, तब रिवर्स हो जाएगी। ओके, अगर बड़ी हो गई तो फिर उसको तो फिलिंग करना पड़ता है, रिवर्स नहीं हो हम्म, सकती है। लेकिन बच्चे को अगर आप रिकालडेंट की जो च्युइंगम है वो दिन हम्म, में एक देते हो हम्म, तो काफ़ी अच्छा रहता है। उसकी जो कैविटी हो माइक्रोस्कोपिकल लेवल पे रिवर्स होती रहती है, उसको काफ़ी अच्छा रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक च्यूइंग गम के बारे में मैंने ये पहली बार सुना कि ये बहुत अच्छी चीज़, वैसे बहुत अच्छी अलग चीज़ है। अलग ओपिनियन है, बट आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। सिर्फ शुगर वाला च्यूइंग गम नहीं लेना शुगर है। वाला च्युइंगम नहीं लेना है, उससे हाँ। आपको डैमेज रहता है हम्म, और लंबे समय तक आप करते हो तब। हम्म, और सोशली कभी कभी अच्छा नहीं रहता है हम्म, वो जो बच्चे लोग चबाते रहते हैं क्लास में वगैरह, राइट, तो प्रॉब्ली इट्स नॉट ए डिसिप्लिन, गुड डिसिप्लिन आइटम, तब तब प्रॉब्लम होती है। करेक्ट, बाकी शुगरलेस गम अगर आप दिन में एक बार करते हो तो अच्छा रहता है, और हम्म, खाना खाने के बाद स्पेशली राइट, बहुत ही अच्छा रहता है। राइट, नो, लवली, दैट्स अमेजिंग। ऑल राइट, मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस आपको सर श्योर। पूछना चाहूँगी। आप जितना भी शॉर्ट में बता सके। रेडी? रेडी। यस। पहला क्वेश्चन है कि जो चारकोल टूथपेस्ट आते हैं, क्या सही में वो इफेक्टिव है? इफ़ेक्टिव है लेकिन नेगेटिव इफ़ेक्टिव है, अच्छा। क्योंकि वो दांतों के इनेमल को घिसता है, क्योंकि इट्स एब्रेसिव। उसमें पार्टिकल्स जो साइज़ होती है वो एकदम बारीक नहीं होती है, थोड़ी ग्रोस होती है। तो जैसे दांत के ऊपर घिसते हो आप, तो दांत को इनेमल को नुकसान होता है। अभी अब थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हम्म, दांतों के इनेमल कभी रिपेयर नहीं होता है, तो हम्म, अगर एक बार गया तो गया। तो चारकोल की टूथपेस्ट को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। सो इट्स अ मिथ। इट्स ए मिथ। उसको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर इस्तेमाल करना है तो महीने में एक बार या तो 2 महीने में एक ही बार सिर्फ इस्तेमाल करो, तो उसकी एब्रेसिव जो है उससे आपके दांतों के स्टेन निकल जाएंगे। हम्म, लेकिन हर रोज़ इस्तेमाल करने से आपके दांत घिस जाएंगे, नहीं ओ माय करना गॉड। है। अच्छा, और जो वो हम ऐड देखते हैं कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, नमक भी एब्रेसिव है, उसको भी इस्तेमाल नहीं वो करना भी है, नहीं नहीं करना है? नहीं करना है। वाओ, इनक्रेडिबल। अच्छा, डायरेक्टली शुगर से क्या कैविटीज होती है? कैविटी सिर्फ बैक्टीरिया से होती है, हम्म, लेकिन शुगर बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं ओके, और उससे आपकी कैविटी बढ़ जाती है, बढ़ ओके, जाती है। तो आप कह सकते हो कि शुगर से कैविटी बढ़ सकती है। ऑल राइट। और जो टीथ है वो जो येलोइश हो जाते हैं, उसकी वजह क्या है? स्टेन की वजह से। ओके। स्टेन कुड बी बिकॉज ऑफ द फूड की वजह से स्टेन हो सकते हैं। हम्म, कभी कभी क्रोमोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से भी, बैक्टीरिया प्रोड्यूस पिगमेंट्स करते हैं, हम्म, तो पिगमेंट की वजह से भी आपके दांत में कलर डिस्कलरेशन हो जाता है। ओके। और उसे अगर वाइट करना है तो सबसे इफ़ेक्टिव कौन सा तरीका है? घर पे कर सकते हैं कि नहीं? और अगर बाहर करवाना है? प्रोफेशनली क्लीन करवा के हम्म, आप उसको निकाल सकते हो। तो दांतों हम्म, की सफाई, या तो अगर आपको दांत को वाइट बनाना है तो ब्लीचिंग करवा सकते हो। हम्म, और ब्लीचिंग इज़ वेरी हार्मलेस, ब्लीचिंग से कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ओके, उसमें ऑक्सीजन ही होती है और कुछ नहीं होता। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में राइट, से ऑक्सीजन, जो नेसेंट ऑक्सीजन है, हम्म, ऑक्सीजन का एक एटम, आई हम्म, मीन या एटम, तो वो निकल के फिर आपको जो पिगमेंट्स है दांतों में से निकलता है, हम्म, तो वो करवा सकते हो। घर पे अगर आपको करना है हम्म, तो जैसे आपको बताया कि चारकोल टूथपेस्ट महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार करो। हाँ, या तो आप बेकिंग सोडा लेके उसमें थोड़ा पानी डाल के पेस्ट करके लेकिन कुछ भी आप करो, वो एब्रेसिव जो है उसको रिपीटेडली यूज़ नहीं करना है। कभी वंस इन कभार, अ मंथ चलेगा। हाँ कभी कभार करो तभी चलता है। बाकी हर रोज़ करोगे तो एनिमल का नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान। ओके, आपके पास जितने भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं बॉलीवुड हॉलीवुड से, मैक्सिमम कौन से ट्रीटमेंट के लिए, इफ़ यू कैन शेयर? सेलिब्रिटीज़ का क्या है कि उसको अपनी स्माइल को बढ़ाना है, इम्प्रूव हाँ, करना है, राइट, क्योंकि स्माइल से उन लोगों का धंधा चलता है, क्योंकि दे आर करेक्ट, इन शो बिजनेस, राइट। करेक्ट, तो जो फेस का जो सबसे पहला, हम्म, अगर आप किसके फेस के सामने देखोगे तो सबसे पहले आपका ध्यान दांतों पे जाता है। हम्म, दांत दांतों पे सबसे पहले ध्यान जाता है। तो दांत करेक्ट, में अगर कुछ भी गड़बड़ है तो सबसे पहले वो पिकअप कर लोगे। यस, तो वो लोग आते तो अपने दांत को सीधा करने के लिए, हम्म, या तो उसको वाइट करने के लिए, या तो उसके ऊपर विनियर्स के लिए। तो विनियर्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ओके, सेलिब्रिटीज़ में, चाहे ओके, वो मॉडल हो या मूवी स्टार हो या टीवी स्टार हो। ओके, ठीक है, विनियर्स। ऑल राइट। अगर किसी की बैड ब्रेथ का इशू है, उस वक्त कैसे उसे घर पे ही ठीक कर सकते हैं? बैड ब्रेथ का इश्यू
मेनली टू है, एक तो है लोकल, मतलब दांतों में जो है पेरियोडोंटल डिजीज़ की वजह से, और टंग काफ़ी अच्छा प्ले करते हैं उसमें रोल, और दूसरा है हमारा सिस्टमिक। तो मुंह में दो चीज़ खुलती है, एक तो है हमारा लंग्स और दूसरा है हमारा स्टमक। तो स्टमक लंग्स में कुछ भी गड़बड़ है तो उससे बैड ब्रेथ आती है। दांतों को चाहे कितना भी साफ करवाते रहो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो आपको डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज करना है। और मुंह में अगर आप टंग ब्लेड, या तो हमारा जो उल्लियाँ बोल स्क्रेपर, कहते हैं हाँ, ना, टंग क्लीनर, उसको इस्तेमाल करो, डीप जाके उसको इस्तेमाल करो, बाद में टंग को ब्रश से क्लीन करो। ओके, तो जो बैक्टीरिया है वो टंग पे जमा हो जाते हैं। तो मैं पेशेंट को इस तरह से समझाता हूँ कि टंग इज़ अ फार्म फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, और दांत है वो उसका शो केस है। तो प्रोड्यूस होके वो सब उसको बेचते दांतों पे, और उसके ऊपर शो केस में लग जाते हैं। अरे वाह बढ़िया, ठीक है। अगर किसी के टेढ़े मेढ़े दांत है, ब्रेसेस के अलावा ऑप्शन है कोई सीधा करने के लिए? ब्रेसिस सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है। दूसरा ऑल्टरनेटिव है इनविजिलाइन। इनविजिबल, हाँ, इनविजिलाइन राइट, क्लियर ब्रेसिस आती है, टूथ कलर ब्रेसिस आती है, वो ब्रेसिस में आता है। लेकिन अगर किसी को अगर आदमी बड़ा हो गया है, टीनेज नहीं है, वो कोई कंपनी का बड़ा मैनेजर या सीईओ है, उसको अगर करवाना है तो वो इनविजिलाइन करके कर सकते हैं। राइट, लेकिन इनविजिलाइन में थोड़ा सा लिमिटेशंस है। काफ़ी चीज़ें नहीं हो सकती, थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो ओके, सकता है। गॉट इट, ठीक है। मैं एक चीज़ उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो ब्रेसिस है उसको जो टीनेज में करते हैं, उसका रीज़न ये है कि दिखावे के लिए, मतलब एस्थेटिक। लेकिन बड़ी उम्र में मैं सबको, जितने टेढ़े मेढ़े दांत है उसे सब पेशेंट को मैं रेकमेंड करता हूँ ब्रेसेस के लिए, क्योंकि जो दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उसको साफ़ करने में मुश्किल हो जाती है। सीधे होते हैं तो आराम से क्लीन हो सकते हैं। ओके, तो आपको बड़ी उम्र में भी ब्रेसेस करवा के आपके दांत की हेल्थ को इम्प्रूव करना है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिकन ऑर्थोडोंटिक एसोसिएशन का जो जर्नल है, 3 या 4 साल पहले उसका जो फ्रंट पेज था, जो आउटसाइड का फ्रंट पेज, उसके ऊपर एक 96 इयर्स ओल्ड लेडी का ब्रेसिस उसके दांत में थे, वो हंस रही थी, उसके दांत में ब्रेसिस लग। तो उसको सबको, पब्लिक को मैसेज देना है कि कोई भी एज पे आप ब्रेसेस करवा सकते हो। ब्रेसेस के लिए कोई एज का उम्र नहीं लिमिटेशन नहीं होती। है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप कोई भी एज में ब्रेसेस करवा सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तो वो बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी असर करता है फिर। हाँ, आपका जो है टेढ़े मेढ़े दांत सीधे हो जाएंगे तो आप आसानी से उसको क्लीन रख सकते हो। और दूसरा है, जो आपकी बाइट अच्छी नहीं तो बाइट को भी उसको इम्प्रूव करके आपको काफ़ी TMJ, मतलब टेम्पोरोमेरुलर जॉइंट में और मसल्स में काफ़ी अच्छा रहता है। वेरी ट्रू, राइट। अगर विजडम टूथ की बात करें तो क्या वो एक सर्टेन उम्र के बाद ही आता है? विजडम टूथ का ऐसा है कि काफ़ी सालों से जो ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया है किसमें, दूध में, और जो भी प्रोडक्ट्स आती है चीज़ वगैरह में, क्योंकि गाय को सब लोग, और जो जहाँ से दूध प्रोड्यूसिंग एनिमल है उसको वो लोग काफ़ी हार्मोन खिलाते हैं। करेक्ट, तो करेक्ट। उसकी साइज़ बढ़ती है, उसका दूध प्रोडक्शन, वो सब ह्यूमन बॉडी में जाता है। तो उसकी वजह से एक इम्बेलेंस हो गया है। और लड़के लड़कियाँ छोटी उम्र में उसके विजडम टीथ आने शुरू हो जाते, 13-14 साल की उम्र में मैं देखता हूँ। यूजुअली 13-14 साल में? यूजुअली द राइट एज टू रिमूव द विजडम टीथ इज़ 18 के बाद हम निकालते हैं। ओके, 16 से 18 साल के बीच। मेरे लड़के का, मेरे सन का विजडम टीथ मैंने 14 इयर्स में निकाले थे, 4 विजडम टीथ। तो ये जो हार्मोनल की वजह से जो ग्रोथ ज़्यादा रैपिड हो गया है, उसकी वजह से कभी कभी हम लोग उसके विजडम टीथ को अर्ली एज में निकालते हैं। अच्छा। और उसकी वजह सिर्फ क्या मिल्क ही है, या और भी जितने पेस्टिसाइड रिच फूड आ जा रहे हैं वो भी है? पेस्टिसाइड से उसको फ़र्क लेना नहीं देना नहीं पड़ेगा, है, उसको फ़र्क नहीं सिर्फ पड़ेगा, ग्रोथ सिर्फ हार्मोन से। ग्रोथ हार्मोन की वजह से उसका ग्रोथ फास्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से विजडम टीथ जल्दी आ जाते हैं। ओके, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो चाहते हैं कि उनके बच्चे अभी छोटे हैं, कोई स्पेसिफिक चीज़ वो अवॉइड अगर कर सके ताकि उनका विजडम टूथ इतना जल्दी ना आ जाए, ऐसा कुछ है? ऐसा ऐसा कोई? कुछ नहीं, दूध बंद कर दो, लेकिन वो तो हो नहीं सकता है।
वो राइट तो पूरा इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री वाले जो भी करेंगे हमें वही खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, उससे राइट हमारा कुछ बट लेट्स से कोई बंद कर देता है तो संभावना है कि आ, वो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि हम्म अभी कोई ऐसा स्टडी हुआ कि नहीं, स्टडी नहीं लेकिन हुआ मेरा मेरा सन और उसकी वाइफ दोनों डेंटिस्ट है, हम्म वो दोनों के दोनों विगन है और हम्म जैन विगन है। हम्म तो विगन है तो वो कभी मिल्क प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते, तो हम्म उसके दोनों बच्चे, दो लड़के उसके, दोनों के दोनों लड़के उसकी प्रेगनेंसी में, और अब एक बड़ा है 3 साल का हो गया, हम्म छोटा 1 साल का है। हम्म दोनों ने कभी दूध या चीज़ कोई भी मिल्क प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किए है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। हाँ दैट इंटरेस्टिंग विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। इंटरेस्टिंग बट कोई लेना चाहता है दूध तो गुड क्वालिटी ले नहीं ले नहीं, बिना हाँ, हॉर्मोन्स का ले ले वोंट बी अ प्रॉब्लम अच्छा अब ट्रू एंड फॉल्स है कुछ सवाल कैविटी सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ज़्यादा होती है रॉन्ग। कभी भी हो सकती है, कोई भी एज में हो सकती है। बच्चों को ज़्यादा हो सकती है क्योंकि दो चीज़ें उसमें, सबसे पहले उसका डाइट है वो ज़्यादा तक शुगरी होता है, हम्म और उसके दांत जो है बेबी टीथ दे आर सॉफ्टर, तो सॉफ्टर दांत की वजह से उसमें कैविटी ज़्यादा हो जाती है, ओके लेकिन कोई भी एज में कैविटी हो सकती है। परफेक्ट अगर मैं हार्ड ब्रश करूँगा 3-4 मिनट तक तो दांत बेहतर क्लीन होंगे एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई एम सॉरी, कंप्लीटली रॉन्ग है। क्योंकि क्या होता है कि हम जब स्टेन होते हैं दांत में, या तो छारी जम जाती है दांतों पे, तो हम हार्ड ब्रश करके उसको निकालना चाहते हैं, हम्म लेकिन वो नहीं निकलता है। आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ता है उसको निकलवाने के लिए। उसको कैसे प्रिवेंट करना है वो डेंटिस्ट के पास सीख के आप प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन वो अगर एक बार जम गया तो आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ता है। ओके ब्रश को 5 मिनट तक आप कर सकते हैं ब्रशिंग द टीथ आइडियल टाइम इज़ 2 मिनट के लिए है, 2 मिनट से ज़्यादा करोगे उसका फ़ायदा नहीं रहता। अगर राइट टेक्निक से 2 मिनट तक करोगे तो इट्स ऑप्टिमम, ओके वो सब प्लाक निकल जाता है। ओके बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके टीथ वाइटनिंग जो है करते हैं तो वो सेफ है सेफ़ नहीं है अगर आप हर रोज़ इस्तेमाल करते हो, या तो ओके फ्रिक्वेंटली, जैसे आपको बताया कि बेकिंग महीने में सोडा इज़ एब्रेसिव होता है, तो हम्म इनेमल को डैमेज करता है। 1-2 महीने में एक बार कर लो तो चलता है, ओके ठीक है बट 1-2 महीने में एक बार भी सेफ है सेफ़ है। ओके क्योंकि क्योंकि आप एक बार में इतना डैमेज नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, लेकिन वो फिर रिप्लेनिश हो जाता है। ओके ठीक है टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड है लोग कहते हैं कि वो हेल्थ को डैमेज करता है डेंटल हेल्थ को नहीं बट ओवरऑल हेल्थ को इज इट अ फैक्ट और अ मिथ इट्स मिक्स, यस एंड नो, बोथ है। नो इसलिए क्योंकि वो जो टूथपेस्ट है वो हम स्वोलो नहीं करते, लेकिन बच्चे काफ़ी बार उसको स्वोलो कर जाते हैं, तो जैसे स्वोलो करते हैं तो वो सिस्टम में आ जाता है, और डिपेंड्स रहता है कि जिस एरिया में वाटर फ्लोरिडेशन ज़्यादा है, या तो फिर कभी कुएं से पानी निकलता है, वो कुएं में ज़्यादा फ्लोराइड का परसेंटेज है, तो उसकी वजह से फ्लोरोसिस हो जाते हैं आपके ब्राउन दांत में। यस यस जो यस दांत में कलर दिखता है, जो स्टेन दिखता है, राइट इंटरनल स्टेन्स, वो फ्लोरोसिस की वजह से होता है। तो वो फ्लोरोसिस जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ आपको फ्लोराइड का टूथपेस्ट इस्तेमाल करना ही नहीं है। अगर करोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे वो दांत पे ऐसा प्रॉब्लम कर सकता है, तो दांत इज़ अ बोन, तो बोन में भी वो डैमेज कर सकता है। गॉट इट ओके ठीक है जब आप मिंट लेते हो तो वो मुंह को क्लीन करेगा और वो आपके डेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है मिंट इज़ अ मास्क। जब मुंह में जब बदबू आती है हाँ तब लोग स्प्रे करते हैं तो मिंट लेते हैं, राइट तो उसका जो जो रूट कोज है उसको नहीं निकालते हम, उसको मास्किंग करते हैं। मास्किंग इज़ नॉट गुड। तो रूट कोज जो है, पेरोडोंटल डिजीज़ जो है, उसको गम्स डिजीज़ है, उसको आपको ठीक करना है, या तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके एग्जामिनेशन करवा के देखना है कि और प्रॉब्लम क्या है। ओके ठीक है स्लीप एपनिया से आपके डेंटल हेल्थ को कोई असर होता है स्लीप एपनिया से डेफिनेटली असर होता है, क्योंकि स्लीप एपनिया क्या है कि जब आप रात में सोते हो तब आपकी टंग है जो वो पीछे रिलैक्स होने की वजह से गिर जाती है, तो आपका जो एयर पैसेज है वो नैरो हो जाता है। नैरो होने की वजह से आपको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो उसको स्लीप एपनिया कहते हैं। तो मुंह खुला रहता है तो ड्राइनेस हो जाती है, ओके रात को सलाइवा फ्लो नहीं होता है, और मुंह खुला रहता है तो सांस अंदर आती जाती रहती है, तो ड्राइनेस हो जाए, तो फिर ड्राइनेस की वजह से कैविटीज़ हो सकती है, और मसूड़ों में भी गम डिजीज़ भी हो सकता है उसकी वजह से। ओके जो लोग खर्राटे
लगाते हैं रात हाँ। को सोते वक्त, उससे भी डैमेज होता है आपके वही दांतों पार्ट को? ऑफ और द इट्स ओके, पार्ट ऑफ सिमिलर, द स्लीप एपनिया. सो इट इज़ ट्रू. इट इज ट्रू. ओके. रूट कैनाल जो है जब आप करवाते हो तो बाद में इन्फेक्शन होगा? ट्रू एंड नॉट ट्रू. हर बार इन्फेक्शन नहीं होता है. अगर रूट कैनाल अच्छी तरह से की होती है तो उसका लंबे समय तक इन्फेक्शन नहीं होता है. या तो रूट कैनाल ठीक तरह से नहीं हो पाती है क्योंकि कर्व्ड रूट्स है, या तो फाइल टूट जाती है कभी कभी. कुछ भी गड़बड़ हो उसकी वजह से अगर रूट कैनाल में गड़बड़ है तो फिर उसमें इन्फेक्शन होना हो सकता है. या तो जो इन्फेक्शन जो दांत से बाहर निकल के बोन में रह जाता है वो बड़ा है इन्फेक्शन, तो बोन हमारा बॉडी उसको पूरी तरह से हिल नहीं कर सकता है, तो उसकी वजह से हो सकता है. ओके. जो महंगे टूथपेस्ट आते हैं वो बेटर होते हैं? एब्सोल्युटली रॉन्ग. आई एम सॉरी. महंगे टूथपेस्ट ये बड़ा अच्छा टॉपिक है. मैं जरा उसको थोड़ा Sure. इलोबरेट करके Yes. समझाता हूँ. सबसे पहले तो अगर आप सबसे महंगा और बेस्ट टूथपेस्ट अगर लो, लेकिन अगर ब्रशिंग टेक्निक आपकी अच्छी नहीं है तो फिर गम डिजीज, मतलब नहीं है. कैविटी सब होना. उसका रिवर्स है. अगर आप दुनिया की सबसे वर्स्ट टूथपेस्ट लो या टूथपेस्ट ही नहीं लो, लेकिन आपका ब्रशिंग टेक्निक अच्छा है तो आप प्लाक को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हो. अमेजिंग. तो प्लाक कंट्रोल जो है वो ब्रशिंग और फ्लॉसिंग से होता है. जो टूथपेस्ट है वो उसको हेल्प करता है. टूथपेस्ट उसको प्लाक को निकालता नहीं है, लेकिन ओके. टूथपेस्ट जो है वो ब्रश को प्लाक को रिमूव करने में हेल्प करता है और माउथ को फ्रेश करने में. अगर आप टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल करोगे तो आपको लगेगा नहीं कि आपने ब्रश किया है. सिर्फ पानी से करोगे तो आपको लगेगा नहीं, क्योंकि जो वो उसकी जो खुशबूदार वो जो फीलिंग आती है, फ्रेशनेस और फीलिंग वो नहीं आती है. इसलिए टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है, लेकिन टूथपेस्ट से प्लाक कंट्रोल नहीं होती है. इससे मुझे ये याद आया कि कोलगेट ने पहले जब टूथपेस्ट लॉन्च की थी तो उसका होल छोटा था. मार्केटिंग ज़्यादा अच्छे ऐसे किया कि दिखाया कि पूरा होल बड़ा कर दिया और पूरा टूथपेस्ट जो है उसको कवर करते हुए वो पेस्ट लगाते हैं. तो हमेशा से मुझे भी ये सवाल रहा है और आई एम श्योर लोगों को भी रहा होगा कि कितनी टूथपेस्ट आइडियल है लेना. मैं टूथपेस्ट उंगली पे लेता हूँ, टूथब्रश पे नहीं लेता हूँ. उससे अच्छा. दो चीज़ होती है. एक तो आप आराम से स्प्रेड कर सकते हो मुंह में, और जो हमारा जो पी साइज़ है, पी मतलब क्या बोलते हैं, मटर. मटर का जो एक साइज़ है वो मटर की साइज़ का टूथपेस्ट आपको लेना है और दांतों पे लगा के आपको स्प्रेड करना है. फिर टूथब्रश लेके आपको ब्रश करना है. मैं इस तरह से करता हूँ. दो फायदे होते हैं. आप अच्छी तरह से टूथपेस्ट को स्प्रेड कर देते हो, और दूसरा उसकी वजह से टूथब्रश की लाइफ भी लंबी हो जाती है. अच्छा. हम बनिए हैं तो हम हर चीज़ को लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करना सीखते और सिखाते. तो टूथब्रश आपका अच्छा रहता है. ओके. टूथब्रश बिगड़ नहीं जाता है. ओके. बट लेट्स से कोई ब्रश पे लगाना चाहता है तो हाँ, तो कितना? लगा सकते हैं. आधा कवर हो उतना? टूथब्रश पे पेस्ट लगाना चाहते हो तो आप उसके जो ब्रिसल्स है उसमें अंदर डाल दो. ऊपर नहीं रखो. ऊपर रखोगे तो फिर या तो गिर जाएगा सिंक में, या तो एक ही जगह पे रहेगा. तो आप दबा के उसके ब्रिसल्स में डाल दो. ओके. तो 2-3 पी साइज जितना आप टूथपेस्ट अंदर लगा सकते Okay, हो, got और it. फिर इसको ब्रश करना शुरू कर दो. ठीक है. विजडम टूथ सभी को हमेशा निकालने पड़ते हैं? ज़रूरी नहीं है. जो साइज़ है उसके हिसाब से रहता है. कभी कभी बड़ी जो साइज़ होती है तो उसको जो है आराम से उसके दांत आ जाते हैं, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन टेढ़े मेढ़े आते हैं तो उसको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि वो दांतों को, बाकी के दांतों को नुकसान करता है. प्रेशर दे के आगे वाले दांत को क्राउडेड कर देता है, और अगर पीछे वाला जो दांत है उसके एंगल में ऐसा रहता है तो वहाँ पे फूड कलेक्ट होने से वहाँ पे कैविटी कर देता है. ओके. ठीक है. स्केलिंग जो है वो किसी को कोई अगर इश्यू नहीं है तो करवाने की ज़रूरत नहीं? रॉन्ग. स्केलिंग जो है वो स्केलिंग उसको प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं. प्रोफाइलेक्सिस मतलब हेल्थ को मेंटेन करना है. आपको डिजीज़ नहीं है तो जिसके डिजीज़ नहीं है उसको तो खास दांत को साफ करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके दांत ऐसे ही साफ रहेंगे अगर आप करवाते रहेंगे. तो प्रोफेशनल क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कितना फ्रीक्वेंटली? हर 6 महीने के बाद. ओके. ठीक है. आखिरी है, कोल्ड वेदर जब होता है तो टूथ पेन होना आम बात है? ज़रूरी नहीं कि हर बार होता है, लेकिन कोल्ड की वजह से क्या होता है कि जो आपके सेंसिटिविटी होती है दांत में
वो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो इसलिए पेन होता है। हम्म, कभी आपकी कैविटी होती है तो कैविटी में भी सेंसिटिविटी कोल्ड वेदर की वजह से ज़्यादा हो जाती है, तो उसको आपको पेन होना शुरू हो जाता है। लवली। ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच थैंक यू। सर, आपने बहुत बहुत इंसाइट्स दिए हैं, मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर जितने भी लोगों ने सुना उनको बहुत सारे पॉइंट्स मिले होंगे, नोट करे होंगे, और मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो लिख कर बताए टॉप लर्निंग क्या है। बट थैंक यू सो मच, आई फील कि हमें बार बार मिलना चाहिए, मुझे और ज़्यादा सीखने की ज़रूर इच्छा है। एंड बहुत आसान तरीके से आपने समझाया। थैंक यू। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। थैंक Thank यू, you so much. थैंक यू सो मच उदय सर। कितनी सारी इंफॉर्मेशन, कितना सारा नॉलेज, आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें आपने लिखी हुई होगी। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी टॉप लर्निंग आपका क्या है, या आपने जो भी लिस्ट बनाया है, आपने जो लिखा है कि ये पॉइंट्स मुझे ध्यान में रखने चाहिए, ज़रूर कमेंट में भी लिख लीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट की वजह से बहुत सारे लोग जो पढ़ने वाले हैं उनको भी फ़ायदा मिलने वाला है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये पूरा पॉडकास्ट। शेयर करना ना भूलिएगा, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर करना किसी को इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम दूर कर सकता है, या प्रॉब्लम फ्यूचर में जो आने वाला है उसे प्रिवेंट कर सकता है। मेक श्योर यू शेयर दिस। फिट भारत मिशन को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, बेल बटन को क्लिक ना किया हो, ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही अलग अलग पॉडकास्ट और वीडियो और गेस्ट को सुन सके। और साथ में इसे आप एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी सुन सकते हैं। वापस से जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। तब तक देखते रहिए होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH सप्लीमेंट्स। याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।